हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। कल कुछ अनहोनी होने के कारण समझ गए होंगे आप लोग, है ना। कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी भाई, ठीक है ना। तो वो अनहोनी होने के कारण स्थगित करनी पड़ी, ठीक है ना, कल की क्लास। बट चलता है, अनहोनी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। सो वापस से हम लोग कल की क्लास एक बार चालू कर देंगे तो बेटर रहेगा कि हम लोगों को पूरा ओवरऑल समझने को मिले, ठीक है ना। जितना भी हमने कल पढ़े थे उसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज हम पूरा वापस से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। मतलब हम लोगों ने चालू करा था आफ्टर परक्यूसिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी सबसे पहले हम बात कर रहे थे ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट सम है, सॉरी नॉट टर्म, इंपॉर्टेंट सम है जो आपको कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपका एम्प्लॉयर अपनी तरफ से, ठीक है ना, अपनी तरफ से आपको एक सम, एक अमाउंट क्या करता है, लमसम अमाउंट आपको क्या करता है, देता है। कई सारे बच्चे पेंशन और ग्रेचुटी इनको मर्ज कर देते हैं, बोलते सर पेंशन और ग्रेचुटी एक ही है ना, पेंशन और ग्रेचुटी एक ही है, दोनों रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं। बात बराबर है, दोनों रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं, वो पॉइंट गलत नहीं है तुम्हारा, ठीक है, दोनों एक है, ये बात गलत है। अगर मैं बात कर रहा हूं पेंशन की, तो बेसिकली पेंशन जो होती है, ठीक है ना, वो तुम लोगों को मिलती है हर महीने तुम्हारा कामकाज चलाने के लिए। जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम अपना घर बार कैसे चलाओगे, ठीक है ना, तो उसके एवज में तुम लोगों को तुम्हारा एम्प्लॉयर क्या करता है, हर महीने एक मंथली पेंशन पे करता है। एक्चुअली ग्रेचुटी का कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि एम्प्लॉइज लोग अपनी का पूरी जिंदगी दे देते कंपनीज को। अब जब एम्प्लॉय रिटायर होता है कंपनीज को अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद, ठीक है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती, जब भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है कंपनीज को अपनी पूरी की पूरी लाइफ देने के बाद, तो वो उस बेचारे के हाथ में तो कुछ नहीं बचा ना। यही तुम कोई बिजनेसमैन की बात ले लो, अगर कोई बिजनेसमैन रिटायर हो रहा है अपने बिजनेस से, तो वो तो अपने बच्चों को पूरा का पूरा बिजनेस देके जा रहा है, ठीक है ना। इवन वो कंपनी के मालिक की ही बात ले लो। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉइज क्या दे पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंपनी वॉलेंटरीली, कुछ कंपनीज पहले वॉलेंटरीली अपनी तरफ से एम्प्लॉइज को क्या पे करा करती थी, ग्रेचुटी पे करा करती थी एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ व्हाट, एप्रिसिएशन। गेटिंग माय पॉइंट। सो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो ग्रेचुटी क्या करा करती थी, पे किया करती थी। बट धीरे 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 गवर्नमेंट ने इसको पोगा के तहत, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है ना, इसके तहत क्या करते गए, मैंडेटरी कर दिए। सो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 कुछ केसेस में क्या कर देता है, ग्रेचुटी को मैंडेटरी कर देता है। अब वो कौन से केसेस में मैंडेटरी है, कौन से में नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। मतलब कुछ बच्चे मेरे को डाउट पूछते रहते हैं, सर एक बातचीत लेके बैठते, बोले सर अपन बताओ तो सही, कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता। मैं उनको बोलता अबे भाई टाइम पास क्यों कर रहा है, वो तुम्हारे को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अगर पढ़ने को मिलेगा कोई और सब्जेक्ट में तो वहां पढ़ना, वो बताएंगे तुमको, जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे। यहाँ कोई मतलब ही नहीं है ना। हम कौन, हम टैक्स वाले। टैक्स वालों का काम क्या है भाई, अगर तुमको कोई रकम मिल रही है तो वो रकम के ऊपर तुमको टैक्स लगता है या नहीं लगता है, और लगता है तो कितना लगता है, और नहीं लगता है तो कितना एग्जेम्पशन मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बट बच्चे कहानियां ले लेके बैठ जाते, वो भी एग्जाम टाइम पे। रेगुलर क्लास में तो बोलो जितनी कहानी बोले कोई गम नहीं, बट रेगुलर रिविजन टाइम पे या फास्ट ट्रैक बैच में एग्जाम टाइम पे ये कहानियां वानियां नहीं। हम टैक्स वाले हैं, हमारा काम है सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड थिंग्स पे डील करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली अब ये जो लमसम सम मिलता है ना ग्रेचुटी का, तो वो लमसम सम के अंदर गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि यार एक साथ इतना बड़ा सम मिलने की वजह से जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है। एक साथ क्योंकि इतना बड़ा सम मिल जाता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है। वो बेचारे को मिलते हैं कुछ पैसे अपनी जीवन व्यापन करने के लिए बचे हुए, पर गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे उससे अच्छा खासा पैसा ले जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट भी ये बात तो समझती है और उसने क्या प्रोवाइड कर दिया है, एग्जाम्शन प्रोवाइड कर दिया। मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग यू एग्जाम्शन इन केस ऑफ ग्रेचुटी when the employee at the time of retirement, when the time of at the time of retirement, if the employee is receiving the gratuity, in that case उसको क्या मिलता है, एग्जाम्शन मिलता है। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं ग्रेचुटी, फिर हम पढ़ने वाले हैं पेंशन, फिर हम पढ़ने वाले हैं लीव के लीव एनकैशमेंट, फिर हम प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा टारगेट है कि हम ये पूरा चैप्टर आज क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। टाइम लगेगा, ज्यादा लंबी जाएंगी तो लंबी जाएंगी क्लास, ठीक है ना। मेरे को नहीं मालूम कितनी लंबी जाएंगी, बट हम भली 2 क्लास की 1 क्लास क्यों ना करना पड़े, बट आज हम ये क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। टारगेट के हिसाब से हम चलेंगे हमेशा, ठीक है। ओके, सो गाइस ये
यहाँ पे देखो आप लोगों के नोट्स में आप लोगों को दिया है मैंने रिवीजन नोट्स में, ग्रेचुइटी वैचुइटी इसमें पेंशन नहीं दी हुई है, लेकिन वो क्यों नहीं दी बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, शॉर्ट्स फॉर्म बना के दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इस केस में आप चार्ट्स थोड़े मेरे रेफर करें, जिसकी वजह से आप पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इजीली क्या कर सको, उससे रिवाइज कर सको। तो कुछ केसेस में मैं आपको चार्ट दिखाते चलूंगा बीच बीच में, तो आप उसकी चाहे तो फोटो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये चार्ट में पूरे आसान शब्दों में हर चीज आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है। अब क्या होता है ना, कुछ केसेस में चार्ट में पढ़ने में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इफ यू वांट, अब इससे पढ़ना चाहते हैं अब इससे पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है। जैसे यहाँ पे जो चीज लिख के दी हुई है एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे वो चीज क्या करके दी हुई है, लिख के दी हुई है। आपको लगता है कि कुछ इसमें आपको अपडेट करना चाहिए तो आप साथ साथ में अपडेट कर सकते हैं। बाय एट आई रिक्वेस्ट कि आप फोटो खींच लेंगे भले इसका, लेकिन क्लास के बाद या बीच क्लास में आपको पॉज करके बनाना है तो आपकी मर्जी, आप ये चार्ट जरूर बना लेना, ठीक है ना। मैं ग्रेचुइटी का चार्ट भी आप लोगों को बनवा दूंगा, पेंशन का भी चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ये चीज़ों को रिवाइज करने के लिए पेपर टाइम पे ज़्यादा टाइम ना करना पड़े। बेसिकली ये मेरी चालीसा है, जहाँ पे आप देखोगे तो हर चैप्टर के पूरे चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, अमेंडेड फॉर्म में एक चालीसा बुक आती है। आप चाहो तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हो, और चाहो तो आपकी इच्छा है तो पूरी इनकम टैक्स बेसिकली और जीएसटी जो है वो चार्ट फॉर्म में आप लोगों को इसमें मिलता है, ठीक है ना। खैर, वो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ये नोट जो मैं दे रहा हूँ ये भी सफिशियंट है, ठीक है ना। ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये चार्ट फॉर्म में, बाकी कोई फर्क नहीं, सेम। तो ऐसा कोई जरूरी है कि सर करना बच्चे चलो सर जरूरी है काय के लिए भाई, मैं कर रहा ना। तू को लगता है कि तेरे को अच्छे से रिवाइज करना है, चार्ट फॉर्म में अच्छा लगता है तो कर, नहीं लगता है तो जहां जहां मैं दिखाऊंगा वो बनाते चलना, बनाने का त्रास आता है तो फिर कर ले, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये कुछ मेरी मेहनत है, हैंड रिटन चार्ट, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए, ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेचुइटी के केस में तीन बातें हो सकती है। पहली बात, ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात, ग्रेचुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और से ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ, वो डेट लिखा है वहां पे, वो डेथ है बेसिकली। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय मतलब तीन बातें हो सकती है। यानी पहली कि एम्प्लॉय को जॉब करते करते ग्रेचुइटी मिल रही है। दूसरी, जब वो रिटायर हो रहा है तब मिल रही है। तीसरी, जब वो निपट गया, मर गया, ठीक है ना, तो उसके बाद उसके शायद घर वालों को, उसके लीगल हायर्स जो है उनको क्या मिल रही है, ग्रेचुइटी मिल रही है। तो इस तीनों केसेस में, ये तीन के अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों केसेस में किस तरीके से ग्रेचुइटी का कोई बेनिफिट मिलेगा वो हम लोगों को पढ़ना है। पहली हम बात करते हैं ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम जॉब कर रहे हो, काम करते 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 तुमको क्या मिल रही है, ग्रेचुइटी मिल रही है। तो बेसिकली उस केस में आपके हाथ में जो ग्रेचुइटी है, ठीक है ना, वो टोटली टैक्सेबल होंगी। वो रिलीफ रिलीफ को बाजू में रख दो, टोटली क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। तो आपके हाथ में वो फुल्ली क्या है, टैक्सेबल है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ग्रेचुइटी आपको क्या मिल रही है, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके मालक आपको ग्रेचुइटी बोल के पैसा दे रहा है, तो दैट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द सैलरी। उसमें एक भी रुपए का एग्जाम्पशन नहीं है। समझ में आई बात। तो ये हम आपको याद दिला दूं तो हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। तो याद रखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो बेनिफिट्स ग्रेचुइटी वगैरह है या पेंशन वगैरह हम पढ़ेंगे, तो इनका बेनिफिट बेसिकली सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर ये मिलती है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर ये मिलती है तो ही मिलता है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो भाई इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बीच वाले पॉइंट पे आता हूं मैं। तीसरा पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय मिल रही है। सर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, उसके मरने के बाद उसके घर वालों को, उसके लीगल हायर्स को क्या मिल रही है, ग्रेचुइटी मिल रही है। तो उस केस में उसकी विडो या उसकी लीगल हायर के हाथ में ये ग्रेचुइटी बिल्कुल भी और कतई क्या नहीं होंगी, टैक्सेबल नहीं होंगी। एक रुपए भी ग्रेचुइटी का क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब मुद्दा आ जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर वो ग्रेचुइटी क्या हो रही है, मिल रही है तो, ठीक है ना। आज थोड़ा लंबा चलेंगे तो डाउट पाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसीलिए आज मतलब लगेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछ लूंगा डाउट सोर्स, लेकिन आज नहीं क्योंकि सैलरी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको क्या मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है। तो ग्रेचुइटी अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है तो उसमें भी दो बातें होती है। पहली बात, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दूसरी बात, क्या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पहली बात, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको ग्रेचुइटी मिल रही है तो क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जवाई है, या वो नॉन जवाई है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो जवाई है तो भाई जवाई तो जवाई होते हैं, उनको तो हर बेनिफिट पूरा पूरा दिया जाता है, उनके साथ थोड़ी ना कोई पैसे की सौदेबाजी की जाती है। जवाई मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के जवाई रहते हो, बेनिफिट्स मिलते ना उनको इतने सारे, ठीक है ना। डोंट टेक मी अदरवाइज, हाँ मजाक में लेता हूँ मैं याद रखने के लिए। तो उनसे कोई टैक्स वैक्स लेते क्या, आंसर इज नो। सो बेसिकली जो भी ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो भी ग्रेचुइटी मिलती है वो फुल्ली क्या होती है,
एग्जेम्प्ट होती है, मतलब एक भी रुपए पे, नॉट इवन अ सिंगल रुपी पे उनसे टैक्स लिया जाता है। तो अगर उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख जितनी भी ग्रेचुटी मिल रही है तो फुल्ली क्या हो जाती है, एग्जाम, बशर्ते वो क्या है, जवाई है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। एम अगेन रिपीटिंग, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको जितनी भी ग्रेचुटी मिलती है वो फुल्ली उनके हाथ में क्या हो जाती है, एग्जाम, एक भी रुपए पे, नॉट इवन सिंगल, और नॉट ऑन सिंगल रुपी उनसे क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। जवाई लोग है भाई, इनसे कैसे टैक्स लेंगे, कैसी किसी बात करते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन मेरे साथ रहेगा कि सर जवाई मतलब कौन, तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर कौन कौन से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो ये लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है, तो आप लोगों को चार्ट में अपडेट करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तुम्हारे मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज के, लोकल अथॉरिटी के, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है ना, ये सारे क्या कहलाए जाते हैं, एम्प्लॉय कहलाए जाते हैं। सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूपीएससी वाली बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस मतलब कलेक्टर गिलेक्टर, ठीक है ना, वो लोग। लेकिन सर मुद्दा तो यहां से चालू होता है पूरा, अगर यही ग्रेचुटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है, अगर यही ग्रेचुटी किसको मिल रही है, नॉन गवर्नमेंट, सर नॉन गवर्नमेंट मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो जवाई नहीं है, उन लोगों को ग्रेचुटी मिल रही है। तो सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो उन लोगों को भी हम दो पॉइंट पे बांट देते हैं, उन लोगों को भी हम 2 पॉइंट्स पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, क्या वो लोग एम्प्लॉइज जो है वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ जीए मतलब ग्रेचुटी एक्ट 1972, क्या वो लोग पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत कवर्ड है, यानी ऐसे एम्प्लॉय जो कि नॉन गवर्नमेंट है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत वो लोग क्या है, अगर कवर्ड है तो वो एक तरफ हो गए। दूसरे ऐसे एम्प्लॉइज जो लोग पेमेंट अनकवर्ड, नॉट कवर्ड, बेसिकली नॉट है, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत कवर्ड ही नहीं है। सर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत जो लोग एम्प्लॉइज कवर्ड होते हैं ना, मतलब उन केसेस में कंपल्शन हो जाता है ग्रेचुटी देना, ठीक है ना, मतलब उनके एम्प्लॉइज को देना ही पड़ेगा ग्रेचुटी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एम्प्लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लोग कवर्ड नहीं होते हैं बेसिकली उस केस में वॉलेंटरी होता है, देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो ना दे। तो यहाँ पे एक चीज बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं कि सर जो लोग नॉट कवर्ड है वो लोग को ग्रेचुटी कैसे मिलेगी। अबे मैंने ये थोड़ी ना बोला कि वो नॉट कवर्ड है तो ग्रेचुटी नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, वॉलेंट्री है, एम्प्लॉयर की इच्छा है देने की, देगा वो, क्यों है ये नहीं, ये क्या बात होगी कि वो लीगलिटी होंगी तभी उसको दिया जाएगा, जरूरी है क्या, कई एम्प्लॉयर बहुत अच्छे भी होते हैं, इवन दो वो नॉट कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत, फिर भी उनको क्या मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है। वापस से क्या बोला मैंने, रिटायरमेंट के टाइम पे, पहली बात होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, चार्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, पहली बात होगी रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या, दूसरी होगी नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है ग्रेचुटी फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट है, दो बातें होंगी, पहली बात employees covered under the payment of gratuity act और employees not covered under the payment of gratuity act। if they are covered under the gratuity act तो एक अलग तरीके से कैलकुलेशन करना है, अगर वो नहीं कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट के तहत तो एक अलग तरीके से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। सर कैलकुलेशन किसका करना है, अरे मेरे राजा हमको कैलकुलेशन करना है दोनों केसेस में एग्जाम्पशन का, कि कितना कितना क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा, चाहे वो कवर्ड होता है या चाहे वो कवर्ड नहीं होता है, तो दोनों केसेस में एग्जाम्पशन जो है वो कितना कितना और किस किस को मिलेगा, ये हमको क्या करना है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। वापस से एक बार करके दिखा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो नए रहते हैं उन लोगों को डाउट ज़्यादा आते हैं इनमें, जो लोग पढ़े हुए होंगे उनके लिए तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, कि जो भी आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रही है, ठीक है ना, ग्रेचुटी जो भी आपकी क्या हो रही है, रिसीव्ड हो रही है, वो ग्रेचुटी बेसिकली जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें से कितना आप एग्जेम्पशन जो है वो क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ये एग्जेम्पशन आप लोग निकालोगे और ये इसमें से माइनस करोगे और बेसिकली आपकी क्या आ जाएंगी, टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएंगी। सो बेसिकली हम ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, एग्जाम्पशन वाला पार्ट है, क्योंकि ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी है तो आपको पता चल ही जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना भाई इतनी ग्रेचुटी रिसीव्ड है। अब हमको ये समझना है कि ग्रेचुटी रिसीव्ड जो भी हमारी रहेंगी उसमें से हम कितना एग्जाम्पशन ले सकते हैं, तो वो एग्जाम्पशन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली वो एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने की ये एक
और ये एक, इस तरीके से कितने दो तरीके हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका और दूसरा कौन सा तरीका, ये तरीका मतलब बेसिकली जो लोग कवर्ड होते हैं उन लोगों के लिए, ये तरीका मतलब वो वाला तरीका जो लोग नॉट कवर्ड है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है एग्जाम्शन का, ये कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। एंड एग्जाम्शन का मतलब हो गया इतना एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है ना। और बेसिकली एग्जाम्शन का मतलब ये नहीं होगा कि वो टैक्सेबल है, एग्जाम्शन मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर कितने के ऊपर लगेगा, तो जितनी मिली है उसमें से एग्जाम्शन माइनस कर दोगे तो बचे हुए पे क्या लगेगा, टैक्स। कुछ लोग मतलब नहीं अननेसेसरी कंफ्यूज रहते हैं ये पॉइंट्स को लेके, ठीक है ना, इसलिए क्लियर कर दिया मैंने। अब अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पोगा के अंडर कवर्ड होते हैं, तो इफ दे आर कवर्ड अंडर पोगा, सो इफ दे आर कवर्ड अंडर पोगा, सो बेसिकली जो एग्जाम्शन है वो बेसिकली 3 हिसाब से मिलेगा। मैं आपको चलिए तो यहाँ पे बाजू में लिख के भी चलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जो लोग पोगा में कवर्ड होते हैं तो एग्जाम्शन 3 तरीके से मिलेगा। एग्जाम्शन पहला पॉइंट, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, जितनी भी आपकी एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है वो। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर आता हूं मैं। और तीसरा पॉइंट दैट इज मैक्सिमम 20 लैक्स, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। मतलब क्या, दो लिमिट तो बहुत सिंपल है। पहली लिमिट क्या है, जितनी मिली वो बात, तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। या तो 20 लाख मैक्सिमम, मतलब 20 के ऊपर मिल रही है तो एग्जाम्शन मैक्सिमम 20 तक ही मिलेंगे वैसे भी, ठीक है। दो एग्जाम्शन के जो पॉइंट्स है वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी मिली, दूसरा पॉइंट हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्शन के दो पॉइंट तो सिंपल है। हम क्या निकालना सीख रहे हैं, एग्जाम्शन। ये एक्चुअल ग्रेचुटी जो मिली ये अलग पॉइंट हो गया, इसके अंदर हम ये जो एग्जाम्शन वाला पॉइंट है ना ये निकालना सीख रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोगों के दो पॉइंट तो बहुत सिंपल है, जितनी भी एक्चुअल ग्रेचुटी मिली वो और मैक्सिमम 20 लैक्स। बट जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, उसका रीजन अभी जानने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ये लोग ग्रेचुटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट drawn salary again multiplied by number of completed year of service greater than 6 months। अब ये क्या है समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लें भाई। वो एक कैलकुलेशन का तरीका दे रहे हैं कि इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि आपका क्या आता है, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन का तरीका क्या है, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब क्या, आप 15/26 करेंगे, 26 इसलिए क्योंकि वो लोग ग्रेचुटी ऐड के तहत 4 संडे की छुट्टी काउंट करते हैं। बेसिकली वो हाफ ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी करना चाहिए था, लेकिन हाफ ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी के लिए उन्होंने क्या कर दिए, 15/26 कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि 4 दिन वो लोग क्या बोले, मानते छुट्टी। तो बेसिकली बोले 26 दिन ही आप क्या करते हो, काम करते हो। सो बेसिकली 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन। अब तुम बोलोगे लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब क्या, अगर तुम रिटायर हो रहे मई में तो जो तुम्हारी अप्रैल की सैलरी तुमको मिली हुई है दैट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी। तुम रिटायर हो रहे हो अगस्त में तो तुम्हारे को जुलाई की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी मिली हुई है वो। सो बेसिकली लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, नॉट पर है ना, पर मंथ, ठीक है ना। लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है लास्ट मंथ की, ठीक है ना, लास्ट मंथ, बेसिकली वो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को। अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब हो गया कि सपोज कोई बंदे ने वो कंपनी के अंदर 20 साल 8 महीने काम किए, 20 ईयर्स 8 मंथ्स उसने उस कंपनी के अंदर क्या किया है, काम किया है। तो वो 20 ईयर्स 8 मंथ्स को आप कितना कैलकुलेट करोगे, 21 ईयर्स। वाई, बिकॉज 6 के ऊपर है, मतलब 6 मंथ्स के ऊपर है, तो दैट शुड बी काउंटेड एज 1 ईयर, राउंडेड ऑफ एज 1 ईयर। So if anybody works कितने साल तक, 20 साल 7 months, that should be counted as 21. If anybody works 20 years 6 months, 20 साल 20 year 6 months, तो exact 6 months भी हो रहा, so that should be counted as, are you getting my point? So basically इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन सर्विस पार्ट डेयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब ही क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो वही लिखा हुआ है, मैं साथ साथ दिखा रहा था कि दोनों में वही चीजें लिखी है, कुछ अलग नहीं है,
ठीक है ना, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ मतलब 6 मंथ से अगर ऊपर है तो दैट शुड बी काउंटेड एज नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो अगर 15 ईयर 6 मंथ है तो शुड बी काउंटेड एज 15 ईयर, 15 ईयर 6 मंथ से डॉट 15 ईयर, 15 ईयर 6 मंथ 1 डे, कितना हो गया 16 ईयर, ठीक है ना। तो बेसिकली 6 मंथ्स के ऊपर रहा तो दैट शुड बी काउंटेड एज आगे का ईयर। क्लियर, वापस से 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। अब इसके अंदर ये 15/26 में समझने का जैसे कुछ भी नहीं है, एक कोड दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है, वो लगाना है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कितने साल उसने काम किया, उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है, अगर मैं पूरे टुकड़े करूं तो सबसे समझने वाला पॉइंट, याद रखने वाला जो पॉइंट है, जो लोग बच्चे बोलते याद रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, तो वो यही पॉइंट है, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको यहाँ पे लेना है। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब क्या, यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब यहाँ पे होता है सैलरी प्लस डीए, एंड डीए के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स डीए शुड बी टेकन एज फुल। बार बार ये बच्चे डाउट मेरे को पूछते हैं ग्रेचुइटी के केस में, तो अगर वो पोगा में कवर्ड हो रहा है तो आपको पूरा का पूरा डीए क्या करना है, लेना है। उसके अंदर से अगर वो लिख के भी दे रहा है कि 60% फॉर्म पार्ट 80% नॉट फॉर्म पार्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर डीए, अगर आप पोगा के अंदर एग्जेम्पशन निकालने के लिए सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर पोगा के अंदर आप एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस में डीए फुल लिया जाएगा। अब बच्चे चैट में फिर पूछेंगे सर डीए फुल लेना कि हाफ लेना, एक बार वापस बताओ। मैं मराठी में बोल रहा था, मैं अभी उर्दू में बोल रहा था, मैं अभी पंजाबी में बोल रहा था, हमारी कोई ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा था जो आधे बच्चों को समझ में आधी को ना है, मराठी महाराष्ट्र वालों की समझ में आएंगी, है ना, पंजाबी पंजाब ऐसा तो कुछ नहीं, नाले हिंदी आसान भाषा में बताया, ठीक है। तो ये याद रखना। तुम लोग क्या करते हो पता है, मेरी चीज को रिपीट वही क्वेश्चन पूछते हो, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना 4 बार उसी को तुम क्वेश्चन बना के पूछते हो, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, उससे तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जबरदस्ती का कंफ्यूजन। उसको डाउट नहीं बोलते, उसको जबरदस्ती का कंफ्यूजन बोलते। जब मैं क्लियर बोल रहा हूँ चिक चिक की डीए शुड बी टेकन एज फुल, कब, जब अगर सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से वाले केस में, जब पोगा के अंदर वो क्या है कवर्ड। तो दैट लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिकली कैसे निकाली जाएंगी, तो लास्ट मंथ की जो उसकी बेसिक सैलरी थी प्लस उसका डीए फुल, वो दोनों को मिला के उसकी क्या आ जाएंगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी आ जाएंगी। तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम भी कोई जरूरत नहीं है करने की, आपको आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। सिर्फ सेकेंड वाले कंडीशन में क्या करना है, वापस से 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड योर सर्विस मोर देन 6 मंथ्स, ये याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा हो गया, तो ये हो गया सेकंड। अब इन तीनों में से, ये फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल सैलरी रिसीव्ड, इन तीनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, दैट वुड बी टेकन एज एग्जेम्पशन। दैट वुड बी टेकन एज एग्जेम्पशन। हाँ, अब ये जो एग्जेम्पशन आया, ये एग्जेम्पशन जितनी मिली है उसमें से ये एग्जेम्पशन माइनस कर दो तो बच्ची भी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, बच्ची भी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये एग्जेम्पशन का पोगा के केस में अगर होता है तो, अगर वो नॉन पोगा है तो सर वो नॉट पोगा केस में कवर्ड होता है तो फिर क्या, वो भी बात सुन लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, वो अगर नॉन पोगा है तो फिर क्या, तो सर नॉन पोगा है तो उसमें एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के अगेन 3 तरीके, पहला और तीसरा तरीका एकदम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। कोई बहुत पुराना अगर बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको यहाँ पे 10 लाख की आदत होगी तो बता दो 10 नहीं है 20 है। वो कोई अगर बहुत ही पुराना वाला बच्चा होगा पढ़ रहा होगा तो उसके लिए, बाकी तो अदरवाइज जो तुम लोग पढ़ रहे हो 2-3 साल से यही पढ़ रहे हो, 2 साल से, ठीक है ना। तो एक्चुअल रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख, ये 2 पॉइंट तो सिमिलर है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे बेसिकली आप इसको हाफ भी बोल सकते हो और अगर आप इसको 15/30 भी बोल सकते हो। तो पोगा में जो लोग कवर्ड नहीं होते वहां पे आप उसको 15/30 कैलकुलेट करके, ठीक है ना, 15/30 लोगे तो ये काउंटेड एज 1/2। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। अब ये क्या चीजें सुनना ध्यान से, तुमको ये तो समझ में आ गया होगा 15/30 क्या है, ये पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/2 बोले 15/30 बोले, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस वर्ड लिखा है। कंप्लीटेड सर्विसेज का मतलब है, यहां पे मैं यही चार्ट में अपडेट कर देता हूं, आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हो बना के। अगर 20 ईयर 7 मंथ्स है तो इट शुड बी काउंटेड एज ओनली
20 ईयर्स, मतलब यहाँ पे आपको राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे अगर 20 ईयर्स 7 मंथ्स है तो यहाँ पे आप कितना करोगे 21। तो इस तरीके से आपको पेपर में याद आएगा, मतलब पेपर के टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पे एवरी कंप्लीटेड, मतलब अगर 20 ईयर 11 मंथ्स 29 डेज भी रहना दैट शुड बी काउंटेड एज 20 ईयर। राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। राउंडेड ऑफ कहाँ पे करना है, सिर्फ जो लोग पोगा में क्या होते हैं कवर्ड होते हैं, बस वही राउंडेड ऑफ करेंगे, उसके अलावा और कहीं राउंडेड ऑफ नहीं किया जाएगा। अब मुद्दा आ जाता है ये वाले पॉइंट का, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अब ये क्या है, तो बेसिकली एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स का मतलब होता है, ठीक है ना, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स का मतलब होता है, इसको आप चाहिए तो यहाँ पे यहाँ से भी पॉइंट पढ़ सकते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का मतलब होता है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मतलब क्या, मतलब जो ईयर में, जो मंथ में आप रिटायर हो रहे हो, सपोज यू आर रिटायरिंग इन फॉर एग्जाम्पल जून, अगर आप जून में रिटायर हो रहे हो, ठीक है ना, तो जून के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला मंथ कौन सा है, जून में आप रिटायर हो रहे हो तो जून के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला मंथ कौन सा है, सर जून की इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला मंथ है मई। तो मई अप्रैल, ईयर से कुछ लेना देना नहीं है। आप जून में रिटायर हो रहे ना तो जून से पिछले 10 महीने गिनना चालू करो, जून के पहले महीने से, पिछले महीने से, ठीक है ना, भले उसके अंदर ईयर पास क्यों ना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो मई अप्रैल मार्च, तुम्हारा फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, तो ये कितने महीने हो गए 10। तो अगस्त से लेके मई महीने तक आपकी क्या निकाल लेनी पड़ेगी आपको, सैलरी। तो अगस्त महीने से लेके मई महीने तक कितने महीने हो गए, 5-10 मंथ्स हो गए। तो आप रिटायर हुए जून में फॉर एग्जांपल, तो 5-10 मंथ्स कहां से हो गए, अगस्त से लेके मई महीने तक। तो अगस्त से लेके मई महीने तक की आपकी जो भी सैलरी होगी, है ना, अगस्त की जो सैलरी होंगी, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 10 महीने की सैलरी, हर मंथ की जितनी जितनी सैलरी होंगी वो आपको लेना पड़ेगा। और जो भी आपकी वो सैलरी रहेंगी उसको टोटल कर लेना, और टोटल करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय क्या कर लेना, 10। सो बेसिकली क्या हो गया, वो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। वापस से क्या करोगे आप, अगस्त से लेके मई तक की सैलरी ले ली, हर महीने की, टोटल कितने महीने की सैलरी आ गई, 10 मंथ्स की। अब ये 10 मंथ्स की जो सैलरी है, तो 10 महीने की सैलरी को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से, ताकि एवरेज सैलरी आ जाए। तो एस के डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएंगी आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ, क्या आ जाएंगी आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ। अब सपोज कोई सितंबर में रिटायर हो रहा है तो फिर कब से गिनेंगे, बोलो कब से गिनेंगे, अगस्त से। अगस्त पहला, जुलाई, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, इस तरीके से, फिर मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, तो नवंबर से लेके अगस्त तक। तो ये एग्जांपल है, लिख दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे इसको ना एक्चुअल मान लेते। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी मंथ में रिटायर हो रहा है, सपोज रिटायर कब हो रहा है, यहाँ पे हमने बोले रिटायर इन जून, ठीक है, तो रिटायर इन जून, तो ये रिटायर कब हो रहा है, जून में। क्लियर, इस तरीके से समझा। और यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिए फ्रैक्शंस इग्नोर्ड, मतलब कि मंथ्स वंथ्स का लेना के देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पीछे से मुझे पढ़ा है, ठीक है। क्लियर और नॉट, हाँ या ना, तो थोड़ा मिक्स करके आप पढ़ सकते हैं। तो एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की, ठीक है ना, निकल गई। अब एवरेज सैलरी किस तरीके से निकालेंगे, जैसे सर मान लो जून में रिटायर हो रहा है तो मई की सैलरी निकालना है, अप्रैल की निकालना है, मार्च, फरवरी ये नहीं निकालना है, तो कौन कौन सी सैलरी लेंगे। तो इस केस में जो आपकी एचआरए वाली सैलरी है ना, दैट इज बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, टर्नओवर वाला, वापस से बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, टर्नओवर वाला, ये तीनों आप क्या करोगे सैलरी के लिए काउंट करोगे। तो यानी अगर वो पोगा में कवर्ड होता है, अगर वो काय में कवर्ड होता है, पोगा में कवर्ड होता है, इसकी आवाज आएगी, कुछ नहीं कर सकता, है ना, पटाखे की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो अगर वो पोगा में कवर्ड होता है तो पोगा में से बेसिक और डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर वो कवर्ड होता है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो डीए भी आप ले रहे हो, सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गया, जो आप डीए भी ले रहे हो आप फॉर्म्स पार्ट वाला ही लोगे ओनली, लिख के दे रहा हूं मैं, एचआरए वाली सैलरी सेम, फॉर्म्स पार्ट वाला ही, मतलब बेसिक सैलरी, डीए जितना फॉर्मिंग पार्ट है वही, प्लस कमीशन, टर्नओवर परसेंटेज वाली, बस तो वही वाली लोगे। सीजनल विजनल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहता है। क्लियर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ सीजनल रहता है तो यहाँ पे अगर सीजनल है तो बाकी सब सेम रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे रहा है
कि सीजनल बिजनेस है तो उस केस में बाकी सब सेम, सिर्फ आपको यहाँ पे 7/26 करना पड़ेगा, क्योंकि सीजनल बिजनेस साल भर नहीं चलते हैं, साल के आधे साल ही चलते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए आधे का आधा एग्जाम्पशन। तो अगर यहाँ पे आपको लिख के दे रहा है, एक मिनट यार दिखा नहीं क्या, सॉरी, सीजनल बिजनेस है, क्वेश्चन अगर मेंशन कर रहा है तो यहाँ पे 7/26 लूंगी। अगर नॉन प्रोग्राम है तो सीजनल नॉन सीजनल से वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ऑलवेज वहाँ पे 15/30 दैट इज 1/2 ही लिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इतनी डिटेल में तो मैं रेगुलर में नहीं पढ़ा जितनी यहाँ पढ़ा देता हूँ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेचुइटी। समझा या नहीं समझा? ओके चलिए, दूसरा आ जाता है आपका पेंशन। दूसरा आपका क्या आ जाता है? पेंशन। अब पेंशन क्या है सर? पेंशन भी तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, जो बचा हुआ जीवन है उसको व्यापन करने के लिए, उसको जीने के लिए। भाई अब हम आराम से तसल्ली से जिए, ठीक है ना, कोई टेंशन ना रहे, कोई हेडेक ना रहे, हम और हमारी घरवाली है ना, हम दोनों बढ़िया आराम से अपने जो बचे हुए जीवन के साल है वो क्या करे, निकाले। जिंदगी भर हमने बहुत मेहनत करी, बहुत काम कर लिया, ठीक है ना, अब हम क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो भाई अब रिटायर होने के बाद घर तो चलाना पड़ेगा ना, पेट तो रिटायर होने के बाद भी लगा रहता। ऐसा तो नहीं है कि रिटायरमेंट होगी एज, अब खाने के लिए भूख नहीं लगेंगी, तो दैट इज नॉट अ थिंग ना। तो पेट तो तब भी लगा रहता है आप लोगों को, समझ में आई बात? तो बेसिकली वही पेट को भरने के लिए आपका मालक आपको हर महीने क्या प्रोवाइड करता है? पेंशन देता है। क्या देता है? पेंशन देता है। टेंशन नहीं रहे, पेंशन। जिंदगी भर जो तुमने टेंशन ली है ना, उसी के एवज में तुमको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। बट वो टेंशन पहले लेना पड़ता है, जो तुम अभी ले रहे हो और आने वाले सालों में बहुत लोगे, ठीक है ना। बाद में फिर रिटायरमेंट के टाइम पे तुमको पेंशन के तौर पे वो रिपे होगा, ठीक है ना। तो वो टेंशन तुम्हारी रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होंगी? रिपे होंगी इन फॉर्म ऑफ पेंशन। मजाक करो, देख लो। अब इसके अंदर भी अगेन मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ये नोट्स में नहीं दिया हुआ, यहाँ से बना लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ठीक है ना। आई होप ये बना लिए होंगे या फोटो मार लिए होंगे, ये मार लो फोटो। और जो कोई होशियारी होंगे, सर ये दिख नहीं रहा, ये लो, पढ़ाने के बाद क्या नहीं दिख रहा भाई तुमको, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेंशन। पेंशन में भी 3 बातें। पहली 3, सर ऐसा भी होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रही होंगी किसी को, होगा कुछ कारण, हमको क्या पता, कोई भी कारण हो सकता है, मिल रही है उसको पेंशन। हम कौन होते हैं नहीं बोलने वाले, हम तो भाई टैक्स वाले हैं। हम तो सिर्फ इतना है कि मिल रही है तो टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना, नहीं लगेगा तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, बस। सो भाई पेंशन जो है वो 3 टाइप से हो सकती है। ड्यूरिंग आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिल सकती है। दूसरा हो सकता है कि आप जब रिटायर हो रहे हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट के टाइम और उसके बाद, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे और उसके बाद। और तीसरा आपके निपटने के बाद आपके घर वालों को मिल रही है, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। तो भाई इसमें 2 पॉइंट तो बहुत क्लियर रहते हैं। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो ऑलवेज फुली टैक्सेबल, बिकॉज वी आर स्टडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये बेनिफिट सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे दिए जाते हैं, बाकी कुछ टाइम पे नहीं दिए जाते। तो टोटली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। और अगर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिल रहे हैं तो इनकम टैक्सेबल अंडर IOS, मतलब टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन बोला जाता है जनरली इसको। तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय जो बेसिकली दैट इज नथिंग बट फैमिली पेंशन। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों को, यानी तुम्हारे लीगल हायर्स को पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट फैमिली पेंशन। तो अगेन ये टैक्सेबल है कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहाँ पे छोटा मोटा एग्जाम्पशन है जो वहीं पढ़ते हैं, वही चैप्टर में, ये चैप्टर में नहीं पढ़ते। क्लियर? अब जो तुमको पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है, जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे तुमको पेंशन मिल रही है, तो वो 2 बातों से हो सकती है। अच्छा तुमने लाइक और वो किया कि नहीं देख लेना, भूल जाते यार तुम लोग, बोलना पड़ता बार बार, सब्सक्राइब। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 2 बातें हो सकती है। एक हो सकती है अनकम्यूटेड पेंशन, दूसरी हो सकती है कम्यूटेड पेंशन। एक हो सकती है अनकम्यूटेड पेंशन, दूसरी हो सकती है कम्यूटेड पेंशन। अब पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज मीन बाय अनकम्यूटेड पेंशन, एंड सेकंड इज व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेड पेंशन। अब सब अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है सर? सब अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जो कि कम्यूटेड नहीं है। मजाक करो, ध्यान से सुनना गाइस। अनकम्यूटेड पेंशन इज जस्ट लाइक, जो आप लोगों को पता है, जो हमको रिटायरमेंट के बाद हर मंथ में एक पीरियोडिक बेसिस पे जो पेंशन हमको रिटायरमेंट के बाद मिलती है ना, पीरियोडिकली जो पेंशन हमको रिटायर होने के बाद मिलती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो पेंशन हमको पीरियोडिक बेसिस पे आफ्टर द टाइम आफ्टर रिटायरमेंट हमको जो पीरियोडिक बेसिस पे, पीरियोडिक मतलब क्या? पीरियोडिक मतलब हो सकता है मंथली मिल रही हो सकता है क्वार्टरली मिल रही हो सकता है हाफ ईयरली मिल रही हो सकता है ईयरली मिल रही हो। जनरली मंथली ही मिलती है, जनरली बता रहा हूँ।
बट मेरा काम यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड पे एम्फसाइज करने का है। तो जो पीरियोडिक पेंशन आपको मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे वो मंथली मिले, हाफ ईयर मंथली मिले, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मिले, ठीक है ना, तो जो मंथली आपको पेंशन मिल रही है रिटायर होने के बाद, तो दैट पेंशन इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। तो सर वो तो हमको मालूम है, वही तो पेंशन होती है और क्या होता है, हाँ बराबर। बट एक पेंशन ऐसे भी होती है जिसको हम कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या बात है गाइस, कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप रिटायर हो रहे होते हो ना, तो रिटायर होते टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। रिटायर होने के टाइम पे आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिटायर होने के टाइम पे आपके पास कि आप जो पेंशन है वो आपको हर महीने, जब आप रिटायर होने जाओगे तो उसके बाद हर महीने यानी पीरियोडिक बेसिस पे हर महीने आपके पास वो पेंशन आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी, ठीक है ना, मंथली बेसिस पे आप उसको दे सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होता है, आपने शायद नहीं सुना होगा लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप क्या कर लो, आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पेंशन मंथली आफ्टर रिटायरमेंट, हर महीने पेंशन लेने से अच्छा है ना, आप एक साथ जितनी भी आपकी बची हुई जिंदगी की आपको पेंशन मिलने वाली है, सपोज मैं रिटायर हो रहा हूँ 60 साल में, अब 60 साल से लेके मैं फॉर एग्जांपल 90 साल तक जीने वाला हूँ, तो मैं मेरे मालक को बोलता है, ये मालक ये मंथली वाला सिस्टम मेरे को नहीं चाहिए, तू रख, हो गया बहुत मंथली मंथली खेल लिया अभी जिंदगी भर, अब मंथली मंथली नहीं चाहिए, एक काम कर, मेरे को तू 60 के बाद हर महीने पेंशन देने वाला है, बोले हाँ, बोले एक काम कर, तू हर महीने जितनी मेरे को मेरे जीने तक पेंशन देने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकाल ले, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह लगा के इंटरेस्ट वगैरह एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि 2 साल बाद जो आपको पैसे देने वाला था, एक 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो आज आपको एक साथ दे रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, तो तू 30 साल में जितने भी मेरे को पेंशन देने वाला है, दैट इज नॉट ओनली ऑलवेज 90 ईयर, वो तो हर केसेस में अलग से निकाला जाता है, वो कंपनी टू कंपनी और बाकी सब के हिसाब से वेरी करता है, हमको वो नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो तू क्या कर, वो मेरी एक साथ पूरी पेंशन जो तुम्हें को थोड़ा 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 करके देने वाला था, वो एक साथ पूरी पेंशन मेरे को क्या कर दे, तू आज पे कर दे, एक साथ उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, बट ऑब्वियसली बात उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। हाँ, तो अगर तू 30 सालों में जो भी मेरे को पेंशन देने वाला होगा, सपोज तू मेरे को 30 साल में 10 लाख रुपए आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देने वाला था, तो एक साथ पूरे 10 लाख रुपए मेरे को दे दे, अब मैं तेरे से कोई पेंशन वेंशन नहीं मांगूंगा, हर महीने तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेड। आपने अपनी जो आने वाली हर महीने की पेंशन थी उसको आज के टाइम पे, उसको एक साथ लमसम अमाउंट में क्या कर लिया, कम्प्यूट कर लिया है, और वो कम्यूटेड पेंशन आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है। सो वन होगी अनकम्यूटेड जो हर महीने आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती रहेंगी, अनदर होगी कम्यूटेड। तो सर ये कम्यूटेड करवाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, अपनी मर्जी है, आपके ऊपर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इस केसेस में कई बार पता है क्या होता है, आपको कई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 100 रुपीज पर मंथ क्या मिलने वाली है, पेंशन पर मंथ, मतलब अनकम्यूटेड। तो वो क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं काम करो, ये 100 रुपीज में से 80% कम्यूट करवा दो और 20% अनकम्यूटेड रह दो। ये परसेंटेज कोई थंब रूल नहीं है, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, मतलब एम्प्लॉय वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बोलते हैं एक काम कर यार, देख थोड़ा बहुत पैसा तो मेरे को घर खर्चे के लिए लगेगा ही ना, एक काम करना, तू एक काम कर, जो भी मेरी पेंशन है उसका 80% कम्यूट करवा के उसका जो भी लमसम अमाउंट होगा वो मेरे को दे दे, और ये अनकम्यूटेड के तौर पे पर मंथ मेरे को मिलते रहेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे जो भी मेरी पेंशन है उसको दो टुकड़े कर दिए, कुछ पार्ट मैंने अनकम्यूटेड रहने दिया, कुछ पार्ट मैंने कम्यूटेड करा लिया। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, समझ देखो तीन बातें हो सकती है, पूरी की पूरी पेंशन अनकम्यूटेड है, दूसरी पूरी की पूरी कम्यूटेड है, तीसरी पार्टली कम्यूटेड है, पार्टली अनकम्यूटेड है। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा, एक्चुअल लाइफ में आपका क्लाइंट बताएंगे जो एम्प्लॉय आपके पास आया है। दूसरा प्रैक्टिकल बुक्स लाइफ में आपको क्वेश्चन में ऑलवेज ही मेंशन रहेगा, सर अगर कुछ नहीं मेंशन है और पर मंथली लिख के दिया हुआ है तो अनकम्यूटेड है, एक लमसम अमाउंट लिख के दिया हुआ है तो कम्यूटेड है, बट ऑलवेज उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंशन रहेंगे ही, ठीक है ना, क्लियर। अब अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन है, ध्यान से सुनना, अब अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन है, तो भाई साहब अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है, जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो आपको एक साथ मतलब 100 रुपए आपके अनकम्यूटेड है, आपको अनकम्यूटेड ही मिलते हैं तो फुल्ली टैक्सेबल आपकी सैलरी में होंगी,
वो जो ईयर में आपको मिल रही है वो पूरे ईयर की पेंशन आपके हाथ में वही ईयर में क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी 12 महीने की। अनकमिटेड पेंशन चाहे पार्टली मिले या फुल्ली मिले, वो ऑलवेज अपने जैसे यहाँ पे 20% है तो ये 20% फुल्ली टैक्सेबल होंगी, ठीक है ना। और वैसे अनकमिटेड पेंशन ऑलवेज क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इसमें कोई भी नॉट इवन अ सिंगल रुपी, क्योंकि वो एक साथ अमाउंट नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे अमाउंट मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। और अगर मैं कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहा हूँ, तो यस, अगर आप पेंशन को कम्यूट करवा लेते हो तो, और वो एक साथ लमसम अमाउंट आप लेते हो रिटायरमेंट के टाइम पे, तो यस, वो केस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। वो केस में आपको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो कम्यूटेड पेंशन की केस में भी यू विल गेट एग्जेम्पशन, ठीक है ना। उसकी भी दो बातें होंगी, पहली बात क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दूसरी बात क्या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फिर चाहे आपको ग्रेचुटी मिलती नहीं मिलती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाई होना है यार, बस जवाई होना मैंने। तो अगर आप जवाई हो तो फिर उस केस में पूरी की पूरी पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट, कम्यूटेड वाली। सर अनकम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सिर्फ कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्टेड है, और नॉन गवर्नमेंट में भी कुछ जो लोगों को एग्जेम्पशन कुछ पार्ट पे मिल रहा है, कम्यूटेड में मिलता है। अनकम्यूटेड चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट चाहे ग्रेचुटी मिल रही चाहे पेंशन मिल रही, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वो फुल्ली क्या होते हैं, टैक्सेबल ही होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कम्यूटेड के केस में आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो मैं अगर बात करता हूँ किसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो उसमें भी दो टुकड़े किए जाते हैं। पहला टुकड़ा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको ग्रेचुटी मिली है, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको ग्रेचुटी नहीं मिली है। यानी सर इसमें बेसिकली जैसे वहां पे पोगा में कवर्ड है, यहाँ पे पोगा में कवर्ड नहीं है, वहां पे उस तरीके से। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ बाइफर्केशन जो किया हुआ है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पोगा में कवर्ड है या पोगा में नॉन कवर्ड है। पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर्ड है। यहाँ पे बाइफर्केशन किया हुआ है, ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है। पोगा नहीं बोला है भाई यहाँ पे। बच्चे ना ये ग्रेचुटी मिली और नहीं मिली को पोगा से ले लेते, पोगा का मतलब क्या हो गया, पोगा काय को ले सर, जो ग्रेचुटी जिनको मिली हो पोगा में कवर्ड होंगे। कान के नीचे बजाऊंगा, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोगा वालों को ग्रेचुटी मिलती है, कुछ कुछ एम्प्लॉयर दिल के अच्छे होते हैं बेचारे, नॉन पोगा वालों को भी देते हैं। तो यहाँ पे वो पोगा वोगा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेचुटी मिली है या ग्रेचुटी नहीं मिला है, और अगर मिला है तो एग्जाम्पशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा, और नहीं मिला है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बेसिकली इनका इंटेंशन ये है कि जिनको ग्रेचुटी मिली है उनको थोड़ा कम एग्जाम्पशन दे, क्योंकि उनको ग्रेचुटी भी मिलती है, पेंशन भी मिल रही है, ठीक है ना। तो उनको एग्जाम्पशन थोड़ा कम दे, बहुत मिल गया पैसा उनको। और जिनको ग्रेचुटी नहीं मिली है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उनको एग्जाम्पशन थोड़ा सा ज्यादा दे, बस यही फर्क है। अब सर क्या होगा, तो देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इसको मैं यही लिख के दिखा दूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको अपडेट करना है तो आप अपने भाषा में अपडेट कर सकते हो, मैं एकदम आसान फॉर्म में लिखा के दे रहा हूँ। नॉन गवर्नमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। तो अगर ग्रेचुटी मिली है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन नहीं पे कम्यूटेड पेंशन, ठीक है ना। हमें डॉक्टर जैसे हैंडराइटिंग नहीं लगती कभी कभी, ठीक है। एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड लेस एग्जाम्शन, ध्यान से देखना एग्जाम्शन किस तरीके से निकाले। एग्जाम्शन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, ऑफ परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, percentage of computation. I am again repeating,
एक्चुअल ग्रेच्युटी एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। वॉट एवर कम्यूटेड पेंशन आपको जो मिल रही है रिसीव्ड हो रही है वो उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन से। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चीज ऑलवेज क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कितनी पेंशन आपको मिल रही है कम्यूटेड वाली, उसका एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट आपको लिख के दिया जाएगा, परसेंटेज कितना कम्यूट करवाया है वो भी लिख के दिया जाएगा। तो परसेंट कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन इनटू 1/3। इसमें लॉजिक्स वगैरह दिमाग में नहीं भी रहा, ये फॉर्मूला भी दिमाग में रहा तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और बचा हुआ क्या आ जाएगा आपका, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, क्या आ जाएगा, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। सर जो लोग इसमें कवर्ड नहीं होते हैं उनके लिए क्या करेंगे सर? सर उनके लिए अलग से याद करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग ग्रेजुएटी में कवर्ड नहीं होते हैं उनके लिए अलग से याद करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन थोड़ी ना तुम्हारे पास। सर मतलब कैसा, ये देखो उनके लिए मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे, देखो मेरे को बहुत टाइम लगेगा बनाने के लिए, 1 मिनट रुको, बहुत हार्ड है। ये लो बन गया। अरे सर सेम तो हो गया, मतलब वहां पे भी सर अगर ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है तो एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, उसमें से एग्जेम्पशन जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 की जगह 1/2 लेना पड़ेगा, दैट्स इट। मल्टीप्लाइड बाय कम्यूटेशन पेंशन रिसीव्ड अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। अब जैसे परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन क्या होगा, जैसे मैंने बोला 20% कम्यूट करवा लिया, सॉरी 80% कम्यूट करवा लिया, तो 20% नहीं कम्यूट करवाया तो यहाँ पे कितना लेंगे आप, 80%, क्योंकि 80% कम्यूट करवा लिया। सर वो 20%, अरे वो तो मिल रही है ना। तो सपोज आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, 10,000 पर मंथ पेंशन, 20% कम्यूटेड, सो बेसिकली 20% कम्यूटेड मतलब 80% अनकम्यूटेड। सो इसमें क्या होगा, 8,000 रुपीज पर मंथ रिसीव्ड होंगे, और ये 20% का ये जो अमाउंट है 20% कम्यूटेड, इसका एक अमाउंट होगा सपोज 5 लाख, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये 5 लाख आपको मिल जाएगा। तो दिस 5 lakhs इज कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, दिस इज 20% इज जो आपको, दिस 5 lakhs इज नथिंग बट कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, ठीक है ना। दिस 20% इज नथिंग बट जितनी आपने परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूट करवाई है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे। ग्रेचुटी लिया है या नहीं लिया है बस ये देखना है, ग्रेचुटी में कवर्ड होता है या नहीं कवर्ड होता है यहाँ पे वो नहीं दिया है, मैं बार बार रिपीट कर दिया ये बात, क्लियर। सबसे आसान लगता है पेंशन, क्लियर। एक बार समअप कर लो, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिल रही तो फुल्ली टैक्सेबल होंगी, चाहे गारमेंट हो नॉन गारमेंट हो। मरने के बाद मिल रही है टैक्सेबल होंगी, फैमिली पेंशन बोल के, चाहे गारमेंट हो नॉन गारमेंट हो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है, दो बातें होंगी, अनकम्यूटेड कम्यूटेड। अनकम्यूटेड चाहे गारमेंट हो नॉन गारमेंट हो, जवाई हो नॉन जवाई हो, ऑलवेज टैक्सेबल, है ना। अनकम्यूटेड में अगर गारमेंट है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गारमेंट है तो दो बातें होंगी, एक बात ग्रेचुटी मिली है, दूसरी बात ग्रेचुटी नहीं मिली है। मिली है तो 1/3 एग्जामेशन जो मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 1 माइनस 1/3 ऑफ फुल वैल्यू पेंशन का मतलब ये होता है कि कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। तो ये जो ब्रैकेट हम निकाले है ना यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट जो भी पेंशन आपको मिली है कम्यूटेड करके अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन करोगे तो फुल पेंशन आ जाती है आपकी। तो अब ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको हो जाएगा, और अगर नहीं मिली है तो 1/3 की जगह 1/2 करोगे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एक सेकंड, एक मिनट गाड़ी, एक मिनट गाइस रुकेंगे। ठीक है गाइस, एक मिनट यार, थोड़ा सा आईपैड का लफड़ा चार्ज का। हाँ चलो क्लियर, ये रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसके बाद लीव सैलरी, ये भी बना लो, ये बुक में नहीं दिया है, इसमें लिखा के दे देता हूँ अच्छे से, इसको बना लेना इस तरीके से, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ चलिए। सो अब बात करते हैं लीव सैलरी की। लीव सैलरी मतलब क्या होता है भाई साहब, लीव सैलरी का बहुत सिंपल सा और आसान मतलब होता है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। लीव सैलरी का सिंपल सा और आसान सा मतलब ये होता है कि जब आप हर साल, आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो एक डेडिकेटेड लीव देता है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर साल आपको एक डेडिकेटेड क्या देता है, लीव देता है, मतलब पेड लीव। डेडिकेटेड लीव की जगह मैं उसको बोलूंगा पेड लीव देता है। पेड लीव का मतलब क्या, कि भाई तुमने छुट्टी मारे भी तो भी तुमको पैसे मिलेंगे, मतलब छुट्टी के पैसे तुम्हारे नहीं कटेंगे। मतलब अगर तुम साल में 2 बार छुट्टी, सॉरी महीने में 2 दिन 4 दिन छुट्टी मार रहे हो तो तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज पेड लीव। आर गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज पेड लीव।
अब एक्चुअली में होता क्या है ये पेड लीव के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि हमने ये महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली, या हमने पूरे साल भर में एक भी छुट्टी नहीं ली, 2 छुट्टी भी नहीं ली। बेसिकली हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे को साल भर में बोल दिया था कि तू 20 छुट्टी ले लेना साल भर की, और वो 20 छुट्टी जो साल भर की है ना तेरी, उसमें हम एक भी रुपए तेरे नहीं काटेंगे। अब देखो उसमें कितने में लेना है, एक साथ लेना है, महीने में लेना है, कैसे लेना हो तू देख ले, हम तेरे उसके पैसे नहीं काटेंगे। बट हम इतना अच्छे कि हमने वो 20 छुट्टी में से 4 छुट्टी मारी, 16 छुट्टी मारी ही नहीं। मतलब 16 छुट्टी हम मारना चाहिए था, बट हम वो दिन पे भी कहाँ गए, ऑफिस गए। तो उस केस में हमारा एम्प्लॉयर हमको क्या बोलता है, एक काम कर दो, एक काम कर सकता है तू, या तो छुट्टी मार लेना, तू छुट्टी नहीं मारता है तो देखो हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे डबल। क्यों? क्योंकि तेरे पास ऑप्शन था छुट्टी मारने का, तूने नहीं मारा, तो वो छुट्टी वाले दिन भी आके काम किया। तो बेसिकली तू छुट्टी मार सकता था लेकिन तूने छुट्टी नहीं मारा। तू छुट्टी मार सकता था लेकिन तूने छुट्टी नहीं मारा। इस वजह से हम तेरे को अपनी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, बेसिकली तेरी छुट्टी है जो है वो छुट्टियों का हम तेरे को क्या कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। यू आर एनकैशिंग योर लीव इन टर्म्स ऑफ मनी। आप अपनी छुट्टियों को एनकैश कर रहे हो मनी टर्म्स में। मतलब क्या होता है ना, हर बार ऐसी छुट्टियां बच के एक बंच बन जाता है। साल 2-4 साल बाद, 5 साल बाद आप देखते हो तो आपके पास एक साथ 100 छुट्टियां जमा रहती है। तो आप चाहो तो सीधा 100 छुट्टी मार लो, आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है वो 100 छुट्टी सरेंडर कर दो अपने एम्प्लॉयर के पास जाके, एम्प्लॉयर आपको वो 100 छुट्टी के क्या दे देगा, पैसे दे देगा। सीधा एक साथ 2-3 लाख 5 लाख मिल गए, डिपेंडिंग अपन तुम कितने बड़े एम्प्लॉय हो, तुम्हारी सैलरी क्या है उसके हिसाब से। सो दैट इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। बेसिकली तुमने छुट्टी मारनी चाहिए थी लेकिन नहीं मारी, तो उसके बदले में तुम अपनी लीव को अब एनकैश करा रहे हो। दोनों ऑप्शन होते हैं, तुम चाहो तो उसको जमा कर करके एक साथ छुट्टी ले लो। ये वर्क कल्चर में जब काम करोगे, बन जाओगे प्रोफेशनल, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि भाई मेरे को हर महीने की 2 छुट्टी मिल रही है, तो मैं 2 महीने तो घर नहीं जा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, 2-2 मिला के 4 छुट्टी, तब 4 दिन के लिए मैं घर चल जाता हूँ, 2 महीने तक छुट्टी नहीं लेता हूँ, फिर एक साथ 4 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी जमा करते रहते हैं, छुट्टी मारते ही नहीं है। तो वो केस में जो छुट्टी मार चुके भाई उनके तो कोई नहीं है, उनके तो उनको कैसे एनकैश कराएंगे, छुट्टी नहीं बची। ये तो उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी क्या करते हैं, नहीं मारते हैं या कम मारते हैं, उनके पास छुट्टियां बची हुई है, तो उसको वो क्या करा रहे हैं, एनकैश करा रहे हैं। इसमें भी 3 बातें होती है। पहली बात, वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अगर आप वो जो छुट्टियां है उसको एनकैश अपने एम्प्लॉयमेंट में रहते रहते ही कर रहे हो, मतलब आप जो छुट्टियां है जैसे आप काम करते करते उसको एनकैश करा ले रहे हो, अभी आपका एम्प्लॉयमेंट चल ही रहा है, आपको रिटायर नहीं हुए, तो बेसिकली वो आपके हाथ में, सारे टाइप के एम्प्लॉयज के हाथ में, ऑल लिखा है हर जगह देख लेना, ऑल टाइप्स की एम्प्लॉयज के हाथ में वो क्या होंगी, फुल्ली टैक्सेबल होंगी। उसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, जितनी आपको छुट्टी के बदले पैसा मिला है वो फुल्ली आपकी इनकम मान के आपके हाथ में क्या होंगी, टैक्सेबल। दूसरी बात, आपके मरने के बाद वो मिल रही है तो फिर वो नॉट टैक्सेबल होंगी। आपके मरने के बाद आपके घर वालों को छुट्टी के बदले पैसे दिया जा रहा है तो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या कराते हो, एनकैश कराते हो, तो उस केस में कुछ बातें दी हुई है। उस केस में 2 बातें दी हुई है, आप या तो जवाई हो या तो आप नॉन जवाई हो। अबे जवाई हो का मतलब या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो जो छुट्टियां एनकैश हो रही है रिटायरमेंट के टाइम पे भी, वो पूरी की पूरी छुट्टियां माफ हो जाएंगी। आपके हाथ में वो छुट्टियां एक भी टैक्सेबल नहीं होंगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इफ यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दैट केस, इफ यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दैट केस आपको अगेन एग्जेम्पशन मिलता है। ये देखो ये किसकी लिमिट दी हुई है निकाल के, एग्जेम्पशन की। मतलब क्या बोलोगे आप, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड माइनस दिस एग्जेम्पशन। अगेन लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, जितनी भी एनकैशमेंट रिसीव्ड हुई है लीव एनकैशमेंट, उसमें से ये माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, एग्जेम्पशन। कितना सर, ये लिमिट दी हुई है, इनमें से जो भी क्या है, आउट ऑफ दिस 4 जो भी क्या है लोअर है। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, मतलब आपको जितना भी लीव एनकैशमेंट मिला है वो। दूसरा एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स। अभी सुनना थोड़ा सा, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स, मतलब यहाँ पे भी आपकी जो है वो एवरेज सैलरी जो है वो पिछले 10 मंथ्स की जो आपकी एवरेज सैलरी है वही एवरेज सैलरी जो हमने अभी कमिटेड सॉरी ग्रेचुइटी में पढ़े नॉन पोगा वालों के केस में, पिछले 10 महीने की जो भी एवरेज सैलरी है वो। तो आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। आई एम अगेन रिपीटिंग, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। बेसिकली वो कहलाया जाएगा 10 टाइम्स ऑफ एवरेज सैलरी।
मतलब मैं जून में रिटायर हो रहा, तो जून में रिटायर हो रहा तो मेरे लिए क्या हो गया, मई, कब से, अगस्त से लेके मई तक, अगस्त से लेके मई तक की मैं सैलरी निकालूंगा। जो भी मेरी अगस्त से लेके मई तक की सैलरी आई, कहीं कौन को क्या क्या लूंगा सैलरी में, बेसिक सैलरी, डीए, आर मतलब जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पार्ट बना हुआ उतना, प्लस कमीशन टर्नओवर वाला, सेम एचआरए वाली। तो मैंने क्या करा, अगस्त से लेके मई तक के लिए बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला और कमीशन जितना मेरा टर्नओवर के ऊपर है, ये तीनों मिला के ले लिया। ठीक है ना। अब उसको डिवाइडेड बाय 10 करके क्या आ गया मेरा एवरेज सैलरी पर मंथ, और वही एवरेज सैलरी पर मंथ को मैं मल्टीप्लाई फिर से कर दूंगा किससे, 10 से, तो मेरी आ जाएंगी 10 टाइम्स ऑफ एवरेज सैलरी, बराबर ना। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख दी हुई, जैसे वहां पे ग्रेचुइटी वगैरह में 20 लाख दी थी, यहाँ पे 3 लाख दी हुई, इसके ऊपर नहीं मिल सकती। चौथी लिमिट जो है वो आपको समझने वाली है, जो आपको भरपूर डाउट जिसके अंदर रहते हो, मैं फॉर्मूला लिखा के दे देता हूँ, ध्यान से समझ लेना वो क्या है। लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज क्या है समझा देता हूँ। चौथा वाला फॉर्मूला ये बेसिकली आपको समझने के लिए आसान होगा, मैं लिखा देता हूँ। लीव एंटाइटल्ड पर एनम, लीज एंटाइटल्ड पर एनम, एक एक मैं लिखते चलूंगा और समझाते चलूंगा। लीज एंटाइटल्ड पर एनम का मतलब हो गया कि आप कितनी, आपके लिए कितनी लीव्स, आप कितनी लीव्स के लिए एंटाइटल्ड हो। एंटाइटल्ड का मतलब है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां पेड लीव जो है वो देता है। 10 छुट्टी एक साल की, 20 छुट्टी एक साल की, 30 छुट्टी एक साल की, 40 छुट्टी एक साल की, 35 छुट्टी, 36 छुट्टी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी उसको 36 डेज देती है साल भर की, कुछ कंपनी 24 देती है, कुछ कंपनी 15 देती है, कुछ कंपनी 40 देती है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। So basically that is called as leave entitled. How much leaves you are entitled? आप कितनी छुट्टी लेने के हकदार हो, कितनी छुट्टी आपको साल भर की पेड वाली छुट्टी जो है वो मिल। अबे अनपेड तो ऐसा हो गया ना, नॉन पेड की तो डिस्कशन ही नहीं है ना। जिस सैलरी, जिस दिन तुम छुट्टी मार रहे हो, दिन की अगर तुमको सैलरी नहीं मिल रही है, तुम्हारी सैलरी कट रही है, तो उसको कोई लेना देना ही नहीं। ये कौन सी छुट्टी, पेड लीव्स, छुट्टी मार रहे हो बट फिर भी उस दिन की सैलरी मिल रही है, तो वो लीव्स एंटाइटल्ड पर एनम कितनी है, पर मंथ की, पर एनम। ठीक है ना, वो जितनी भी हो, बट उसके अंदर ऑलवेज एक लिमिट रहती है, वो रहती है मैक्सिमम 30 डेज। अब मैक्सिमम 30 डेज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 30 डेज का मतलब हो गया भाई देख, तुम्हारा एम्प्लॉयर दयावान है, कृपा निदान है, सब कुछ है, वो तुम्हारे को साल भर की 50 छुट्टी दे रहा हूँ पेड वाली, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से ज्यादा लीज एंटाइटल्ड पेड लीज हमारे हिसाब से, ये एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे हिसाब से ज्यादा 30 दिन की साल भर की मैक्सिमम लीव देना चाहिए। तो अगर मान लो तुम्हारी लीज एंटाइटल क्वेश्चन में लिखी हुई है 36 40, तो तुम वहां पे 36 या 40 नहीं लोगे, तुम यहाँ पे 30 ही लोगे। अगेन बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिए लिखी है 36 40, तो तुम यहाँ पे 36 40 नहीं लोगे, तुम यहाँ पे क्या ही लोगे, 30 लोगे। मतलब इफ तुम्हारी जो छुट्टियां है वो दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर देन 30 डेज है। ठीक है, तो ग्रेटर देन अगर वो 30 डेज है, तो उस केस में आप यहाँ पे कितना ही लोगे, 30 लोगे। सर अगर मान लो 29 है तो फिर 29 लोगे, सर 24 है तो फिर 24 लोगे। अब 30 से ज्यादा है तो फिर कितना ही लोगे, 30 लोगे, लेकिन 30 से कम है तो कितनी लोगे, 30 से कम ही लोगे। तो मैक्सिमम 30 डेज, मतलब अगर मोर देन 30 डेज है तो 30 डेज लेना। ठीक है ना, तो वो आपको दिया रहेगा। तो ये आपकी पर एनम की छुट्टी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जब भी मैं लिखूं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, दैट सिंपली मीन्स कि भाई साहब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब होता है जितने साल आपने वो कंपनी के अंदर गुजारे हैं। ठीक है ना, कुछ दिन तो गुजारो हमारे देश में, मतलब जितने साल आपने वो कंपनी के अंदर गुजारे हैं। सर 20 साल 11 महीने है, 20 साल ही, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर बोला है। सर 20 साल 6 महीने, 20 साल। सर 20 साल 8 महीने, 20 साल। 20 साल 2 महीने, 20 साल। आर गेटिंग माय पॉइंट। ये एक डब्बा हो गया, ब्रैकेट थोड़ा ध्यान देना, क्लियर। अरे बोलो यस सर नो। ठीक है ना, ये डब्बा हो गया, इसमें से आप माइनस कर दोगे
लीव्स, आप उसको अवेल्ड बोल सकते, आप उसको गावरानी भाषा में टेकन बोल सकते। तो ये क्या हो गया, लीव्स एंटाइटल्ड पर एनम मल्टीप्लाइड बाय जितने साल आपने वो कंपनी में काम करे, माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस जितनी आपने छुट्टियां ले चुके हो जीवन काल में अपने, तो वो माइनस कर दोगे, हाँ या ना, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, आपकी एवरेज, जो आपने एवरेज सैलरी पर मंथ निकाली होंगे ना, एवरेज सैलरी पर मंथ अपॉन 30 डेज। बेसिकली वो एक दिन की सैलरी निकालने की बात कर रहा है, बेसिकली वो कितने दिन की सैलरी निकालने की बात कर रहा है, एक दिन की। क्लियर, एक बार वापस से सपोज करो तुम्हारी हर साल की छुट्टी है जो वो 36 है, तो 36 है तो तुम उसको कितना लोगे, 30 लोगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय तुमने कितने साल काम किए कंपनी में, तुमने काम किए सपोज 20 साल, कितने हो गए 600, माइनस आपने छुट्टियां अभी तक ली हुई 480, 480 माइनस कर दिया, बेसिकली 600 में से 480 गए, बचे कितने 120 मल्टीप्लाइड, ये 120 क्या बचा पता है आपको, कि 120 बचा, इतनी छुट्टियां आपने नहीं ली हुई है। सी फॉर्मूला बहुत हार्ड नहीं है, फॉर्मूला इजी है, कितनी लेनी चाहिए थी मल्टीप्लाइड बाय पूरे जीवन काल में कितनी लेनी चाहिए थी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आपने कितनी ले ली है। तो ब्रॉड मास रूल तो पता है ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, फिर वो माइनस वाला ऑप्शन करेंगे। तो ये बेसिकली आपकी क्या आ गई, अगर आपको बहुत आसान भाषा में समझना है तो इसका मतलब यही है, बेसिकली ये क्या आ गई, कितनी छुट्टी आपने जीवन भर में नहीं ली है, और जितनी छुट्टी आपने जीवन भर में नहीं ली है, जितनी छुट्टी आपने जीवन भर में नहीं ली है, तो जितनी छुट्टी आपने जीवन भर में नहीं ली है वो आपके निकले 120। अब इसको काय से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पर डे की एवरेज सैलरी से, पर डे की एवरेज सैलरी मतलब एवरेज सैलरी पर मंथ अगर मैं निकालता हूँ, क्योंकि पर मंथ निकालेंगे हम, उसको मैं डिवाइडेड बाय कैसे क्या कर दूंगा 30 डेज, क्योंकि पर डे की निकालना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, इससे आसान भाषा में क्या समझाओ, क्लियर, फॉर्मूला ये है, इतना आसान सा लिख लो, हट जाते थोड़ा, थोड़ा सा बारीक दिख रहा हूँ, दाने तो देख लो लगा के कुछ, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अरे बोलो यस सर नो, अरे बोलते क्यों नहीं, ये लीव ट्रैवल कंसेशन भाई बहुत चिल्लर है, सुन लो थोड़ा सा, तुम्हारा मालक तुमको लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, मतलब तुम्हारे को ट्रैवल करने के लिए कंसेशन दे रहा है, ठीक है ना, मतलब तुम एक जगह से दूसरी जगह फ्री में घूम के आओ, आने जाने का खर्चा वो दे रहा है ट्रैवल का, इज गिविंग यू लीव ट्रैवल, मतलब छुट्टी पे जाओ ट्रैवल करो, तो ट्रैवल के लिए वो कंसेशन दे रहा है। अब ट्रैवल के लिए तुम्हारे अकेले के घर वालों के लिए भी देता है, तो तुम अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो तुम्हारे को एग्जामेशन मिलता है, देखो तुम्हारे मालक ने जितना दिया वो तो टैक्सेबल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, अब उसमें से एग्जामेशन कितना मिलेगा, तो बोलते हैं अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमिक फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब आपको बोलते हैं कि आपका मालक बिजनेस क्लास की टिकट दे प्लेन की कि कौन फर्स्ट क्लास की टिकट दे, कोई मतलब नहीं उससे, आपको हम एग्जामेशन जो देंगे वो देंगे जो भी इकोनॉमी का फेयर होगा उस डिस्टेंस का, एंड दैट इज ऑफ शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट मतलब क्या, अब सर कई बार क्या होता है ना, तुमको देखो शॉर्टेस्ट रूट मतलब मेरे को नागपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, अब नागपुर से दिल्ली जाने के दो तरीके, पहला तरीका नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली चली जाऊँ, दूसरा तरीका यहाँ से बंबई जाऊंगा फ्लाइट से, फिर बंबई से दिल्ली जाऊंगा, या यहाँ से मद्रास जाऊंगा, मद्रास से फिर दिल्ली जाऊंगा। तुम पागल हो, इतना घूम घूम के जा रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो रूट पे फ्लाइट ही अवेलेबल नहीं है तो अलग बात है, कुछ कुछ रूट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे घूम के जाना ही पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती, बट कुछ कुछ रूट पे डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है जब, तो काय को पूरा गाँव घूम के जा रहे हैं, इधर से इधर फिर इधर से इधर, सो बेसिकली वो बोलते तुम पूरे गाँव घूम के जाओगे कुछ भी जाओ, हम तुमको जो बेनिफिट देंगे वो नागपुर टू दिल्ली, मतलब डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, नागपुर टू दिल्ली का, नागपुर टू दिल्ली उसका ही देंगे, तुम उसको घूम के जा रहे हो कुछ क्या कर रहे हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो नागपुर से दिल्ली की जो भी एयर इंडिया की इकोनॉमी फेयर होगा उसका एग्जामेशन तुमको मिलेगा, उससे कम मिला है तो पूरा एग्जाम हो जाएगा, उससे ज्यादा मिला है तो उतना अमाउंट एग्जाम बचा हुआ टैक्सेबल। अच्छा प्लेन से नहीं जा रहे हो तुम, कंजूस है तुम्हारा मालक, रेलवे से जा रहे हो, तो उस केस में अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का जो फेयर रहता है उसका शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट मतलब जो भी रास्ते पे आपको जाना है, जो भी डेस्टिनेशन है आपकी वहां पे आपको जाना है जो, तो उसका जो सिंपल रूट है, जो कॉमन एक मैन सिंपल पर्सन लेगा, कि अगर मेरे को यहाँ से वैष्णो देवी जाना है तो डायरेक्ट अगर मेरी सिटी से वैष्णो देवी की ट्रेन जा रही है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रेन जो है यहाँ से वहां तक की, तो दैट इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
बट मेरे में चूल है, मैं नागपुर से बंबई जाऊंगा, बंबई से दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली से वैष्णो देवी जाऊंगा, तो दिस इज नॉट अ शॉर्टेस्ट रूट ना, दैट इज तुम्हारी चूल, तो फिर वो चूल का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, कितना एग्जामेशन मिलेगा? देखो पैसा तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको कुछ भी दे सकता है, एग्जामेशन तुम्हारे को कितना मिलेगा? फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन का शॉर्टेस्ट रूट का जितना भी फेयर रहेगा वो माइनस तुम्हारे को जितना मिला है। सपोज तुमको मिला है 10,000 रुपये और इसका जो फेयर है वो मतलब 8,000 रुपये, तो 2,000 रुपये तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स। अच्छा, रेल अवेलेबल नहीं है, तो रेल अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी नहीं है, तो उस केस में फिर तुम कार से वार से जाते हो तो फिर उस केस में तुम्हारे को एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का शॉर्टेस्ट रूट का जिस तरीके से जर्नी अगर परफॉर्म करते, क्योंकि क्या है ना बेसिकली ट्रेन तो अवेलेबल नहीं है, फिर ये कैसे मिलेगा? शॉर्टेस्ट रूट का फेयर कैसे मिल जाएगा? भाई ट्रेन भले अवेलेबल नहीं है लेकिन शॉर्टेस्ट रूट का फेयर आप निकाल सकते हो। वो शॉर्टेस्ट रूट का फेयर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, और वो ये कि भाई पर किलोमीटर अगर आप एयर कंडीशन में घूमते हो तो कितना खर्चा आता है एसी के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर पर किलोमीटर। अगर आप जैसे 1 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन में जाना है तो उसका खर्चा आता है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, फर्स्ट क्लास एसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कितना आता, ठीक है ना, उससे आप मल्टीप्लाई करो तो जितने किलोमीटर से आपने ट्रैवल की शॉर्टेस्ट रूट पे, तो आपको उतना एग्जामेशन मिल जाएगा। बस अवेलेबल है तो बस का फर्स्ट क्लास या डिलक्स का जितना भी फेयर है वो आपको एग्जामेशन के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को, ठीक है ना, यू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर चिल्ड्रंस ऑल्सो, और चिल्ड्रंस मैक्सिमम 2। अच्छा, ये एग्जामेशन आप 4 साल में 2 बार ले सकते हो, 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में आप 2 बार ले सकते हो एग्जामेशन। मिल तो आपको हर साल सकता है आपके मालिक की तरफ से, लेकिन जनरली कंपनीज भी इसको 4 साल में 2 बार ही देती है, ठीक है ना। तो आपको एग्जामेशन भी कितने बार ही मिलेगा? 2 बार। चाहे तो आप फर्स्ट सेकंड दोनों साल ले लो, थर्ड फोर्थ दोनों साल ले लो, फर्स्ट फोर्थ ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, इस तरीके से। क्लियर? अरे बोलो यस सर नो, अरे बोलो यस सर नो। अच्छा, एक मैं पीएफ आखिरी पार्ट पढ़ाने के पहले ना एक चीज आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए ना यहाँ पे छोटा सा हेल्प की है, ये मैंने जो टर्मिनोलॉजीज है जहाँ पे दिक्कत जाती है बच्चों को, जैसे ग्रेचुटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन कौन है, ठीक है ना, फिर दूसरा पेंशन के केस में कौन कौन है, फिर लीव सैलरी के केस में कौन है, फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन में कौन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस में कौन है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत पूछते रहते थे ये बात। तो फिर सैलरीज जो है वो कहाँ पे क्या लेनी है, कौन से केस में क्या सैलरी है, तब जैसे आपको एक लाइन से लिख के दिए तो आपको याद रहेंगी कि कौन से केस में क्या सैलरी है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। फिर डीए जो है, if in question D is given then it will not be treated as forming part unless question specifically say that if forming parts of retirement, अगर वो बोलता है forming part है उतने ही forming part लेना, कुछ नहीं बोला तो 100% ले लेना, मैं वापस से बोल रहा हूँ कुछ नहीं बोला तो ले लेना, ठीक है, यस और नो, 100% आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला डीए के बारे में तो 100% आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है ना। ओके, और फैमिली जहां जहां वर्ड लिखा है, फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, ये भी आ गए, इवन ये लीव ट्रेवल इसमें भी जो हमने अभी पढ़े। क्लियर? तो ये छोटी सी बातें वैसे तो हमने रेगुलर में पढ़ी है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें बता दूं, ठीक है ना, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर का जिसको हम लेंगे, दैट इज हमारा है प्रोविडेंट फंड एग्जेम्पशन एंड टैक्सेबिलिटी प्रोविजंस। सब ये का है, ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत इजी है। जो प्रोविडेंट फंड होता है मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके एक अकाउंट में, एक फंड में पैसा थोड़ा 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 जमा करते रहते हैं, ठीक है ना। एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी थोड़ा 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 पैसा क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। उसी को हम बोलते हैं, एम्प्लॉय जो जमा करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो जमा करता है उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय जमा कर रहा है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है अपनी तरफ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बेसिकली क्या होता है, जो फंड बनाया जाता है ना, ध्यान से सुनो, बेसिकली जो फंड बनाया जाता है वो बेसिकली फंड किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए होता है, ठीक है ना, कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट अगेन मिले, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो उसके अंदर दोनों क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। यानी एम्प्लॉय अगर 1,000 रुपए जमा कर रहा है हर महीने के, तो एम्प्लॉयर भी 1,000 रुपए उसके लिए क्या करता है, उस फंड में जमा करता है हर महीने के लिए। बेसिकली वो फंड के अंदर जो भी पैसा जमा होता है दैट इज ऑफ एम्प्लॉय, बट उसके अंदर जमा करने वाले 2 लोग होते हैं, एम्प्लॉय खुद भी अपनी सेविंग करता है, पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर जो है वो भी अपने एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए क्या करता है, उसके अंदर पैसा जमा करता है, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे या उसके बाद में उसको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है एम्प्लॉय को उस फंड में से मिल जाए, ठीक है ना। तो हम इसको रिटायरमेंट फंड भी बोल सकते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इसके एग्जेम्पशन और टैक्सेबिलिटी प्रोविजंस किस तरीके से, बेसिकली इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या बेसिकली मैं इसको पहला बोल देता हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज, एंड लास्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका पहले मतलब समझो, फिर इनकी टैक्सेबिलिटी समझो। जब मैं बात कर रहा हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। तो इन्हें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उनका जो फंड बनाया रहेगा उसका नाम रहेगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर, वो खुद उसके अंदर पैसा क्या करती है, जमा करती है। तो स्टैट्यूटरी मतलब ही गवर्नमेंट होता है। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज नथिंग बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। दूसरा आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, समझ गया ना। दूसरा आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और दूसरा अनरिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ फंड्स, देखो अब जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, जो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ठीक है ना। तो जो लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बट ऑब्वियसली बात है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, ठीक है ना, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो जो लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो लोग सॉरी जो लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इट इज बट ऑब्वियस इन दैट केस कि जो भी लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उसके केस में उनका एम्प्लॉयर भी इसके अंदर पैसे जमा करता होगा। अब वो कौन से फंड के अंदर करेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर तो वो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है। तो क्या होता है, एक और फंड जिसको गवर्नमेंट खुद रिकॉग्नाइज कर देती है, कुछ फंड जिसको गवर्नमेंट ने, जो फंड्स जिसको गवर्नमेंट ने खुद रिकॉग्निशन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि एम्प्लॉयर इसके अंदर और एम्प्लॉय इसके अंदर अपना अपना पैसा क्या कर सकते हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसके अंदर अपना पैसा क्या कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड का बोल के डाल सकते हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा और गवर्नमेंट की इसके ऊपर ऑलवेज क्या रहेंगी, नजर रहेंगी, ताकि धोखाधड़ी ना हो जाए। और दूसरे फंड जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे भी जो प्राइवेट वाले एम्प्लॉइज है, उनका पैसा उनका एम्प्लॉयर डालता है। प्रमोट बेसिकली गवर्नमेंट किसको करती है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को ही करती है, ताकि कोई एम्प्लॉइज के साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। बट यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं है कि वो पूरी धोखाधड़ी होंगे अनरिकॉग्नाइज में, ठीक है ना, लेकिन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू रिकॉग्नाइज। Are you getting my point? The statutory provident fund is for government employees, recognized provident fund is for non-government employees, but that is the fund which is recognized by the government, ठीक है, in the control of government है। और नॉन रिकॉग्नाइज मतलब जो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो तीन टाइप्स के फंड हो गए, ये हो गए तीनों फंड गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड के अकाउंट। बट यार ये प्रोविडेंट फंड का रीजन ही ये होता है कि कभी मेरे रिटायरमेंट हो जाए, या मेरे कुछ अनहोनी हो जाए, कोई बड़ा मेरे घर में कार्यक्रम हो जाए, मेरे बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, बेटी की पढ़ाई है, ठीक है ना, उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, या बचे हुए मेरे जीवन के लिए कुछ मैं फंड सम्स क्या करता हूँ, ये प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा करता हूँ। तो क्या सिर्फ एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हीं के बेटे की पढ़ाई या बेटी की पढ़ाई या बेटे की शादी या बेटी की शादी होती है? क्यों जो मतलब जो बिजनेसमैन है, हम जैसे प्रोफेशनल्स है, ठीक है ना, या जो एम्प्लॉयज नहीं है कहीं के, ठीक है ना, खुद बिजनेस कर रहे हैं, उनके घर में कुछ काम नहीं होते पैसे का, उनको एक साथ पैसे की जरूरत नहीं पड़ सकती? बोलो मेरे को, मैं गलत बोल रहा हूँ? सर बिल्कुल पड़ सकती है उनको पैसे की जरूरत एक साथ। सो भाई इसीलिए एक और प्रोविडेंट फंड जो कि नॉट फॉर एम्प्लॉय, फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल, इट इज नॉट फॉर एम्प्लॉयज, इट इज फॉर ऑल। anybody can save save their amount in this fund। इसको बोला जाता है पब्लिक प्रोविडेंट। कोई भी बंदा अपना जो अमाउंट है वो इस फंड में क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, जाके पैसा इसके अंदर डाल सकता है, प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है, ठीक है। मतलब ये आम जनता जो एम्प्लॉइज नहीं है, इवन एम्प्लॉइज भी चाहे तो एक्स्ट्रा और जमा करना चाहते हैं तो इसके अंदर वो भी पैसा डाल सकते हैं। मतलब एक बंदा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर भी पैसा डाल रहा है एम्प्लॉय, और पब्लिक के अंदर प्रोविडेंट फंड में भी डाल रहा है, डाल सकता है, रिकॉग्नाइज में डाल रहा है, अनरिकॉग्नाइज में डाल रहा है, पब्लिक में डाल रहा है, डाल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉइज के लिए बनी है, किसके लिए बने, फॉर ऑल। मतलब मैं कहीं का एम्प्लॉय नहीं हूँ किसी का, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, खुद का मेरा बिजनेस है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरा काम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर नॉन एम्प्लॉयज पर्सन। अब बेसिकली ये प्रोविडेंट फंड के अंदर चार प्रोविडेंट फंड के टाइप्स हो गए, और इसके अंदर अगेन चार तरीके से पैसे डाले जा सकते हैं। पहला तरीका होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर ये प्रोविडेंट फंड के अंदर अपने एम्प्लॉय के लिए पैसा क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इस प्रोविडेंट फंड में पैसा क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा तरीका होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, मतलब जो एम्प्लॉइज है वो कुछ पैसा अपना इस प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। मतलब एक प्रकार से वो बोले मैं इधर सेव करूं उधर सेव करूं, उससे अच्छा कुछ पैसा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में डाल देता हूं।
ठीक है ना, अपनी फंड में डाल रहे हो। तो ये हो गया एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो गया क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है वो फंड के अंदर उसके ऊपर। दूसरा जो इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया उस फंड के अंदर उसके ऊपर, ठीक है ना। और लास्ट पार्ट आता है जब ये आप पैसा फंड खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे आप पैसा क्या करते हो, इस फंड से विड्रॉ करते हो, तो एक साथ जब आपको पैसा मिलता है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी किस तरीके से रहेगी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, आई रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अगर रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे तो हाँ तो और डिटेल में, यहाँ पे भी मैं डिटेल में कराऊंगा। आपने एक चीज नोटिस करे होंगे मैंने कोई चीज डिटेल में नहीं कराई ऐसा तो नहीं होगा, मैं ठीक है जितना ज्यादा डिटेल में मैं करा सकता हूँ बेटा फास्ट ट्रैक बोल के उतनी ज्यादा मैं डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये होने के बाद आप आज इसके पूरे एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो भी एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चालू करने के पहले वो एमसीक्यूज भी आप लोगों के पूरे सॉल्व करके दूंगा, जहां जहां आप लोगों को डाउट्स होंगे, जो जो एमसीक्यू में आप लोगों को डाउट्स होंगे वो सारे एमसीक्यूज या मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तो वो मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको अभी से ही बोल दे रहा हूँ, तो उसमें आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, आप पढ़ भी लेना और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था वहां पे वो भी थोड़ी क्या हो जाएंगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब पहली बात अगर मैं करूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मैं पहली बात करूं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर देखो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, तुम पहले समझ के देखो बात, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ये फंड के अंदर एम्प्लॉयर अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे क्या कर रहा है, जमा करा रहा है। बेसिकली किसके लिए जमा करा रहा है, एम्प्लॉइज के लिए जमा करा रहा है। तो एम्प्लॉइज के लिए जो पैसा एक्स्ट्रा जमा करा रहा है वो फंड के अंदर एक प्रकार से वो इनकम नहीं होगी कि एम्प्लॉय की, अरे इनकम ही तो होगी ना एम्प्लॉय की, और क्या है वो, सर इनकम कैसे होगी, अरे मेरे भाई फंड किसका, एम्प्लॉय का, पैसे कौन जमा करा रहा है, एम्प्लॉयर, फंड में से पैसे किसको मिलेंगे, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर क्यों जमा करा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय का भला हो। तो बेसिकली एम्प्लॉयर उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा है कि एम्प्लॉय को, वही तो बात होगी ना। तो एम्प्लॉय की क्या होगी, वो इनकम ही होगी, यस एम्प्लॉय की इनकम होगी। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज काउंटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। सो अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो वो टैक्सेबल होना तो चाहिए, बट है क्या, नहीं, वो फुल्ली क्या है, एग्जेम्प्ट। इनकम है तो टैक्सेबल होंगे, इनकम है क्या, हाँ इनकम है तो टैक्सेबल होंगे क्या, हाँ टैक्सेबल होंगे, तो वो टैक्सेबल भी होंगे, इनकम भी है, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, टैक्सेबल होना चाहिए, इनकम भी है लेकिन नहीं है, नहीं टैक्सेबल है क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कराया जाता है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयर जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में होता है, उस केस में अगर आप देखोगे तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी हुई है, क्योंकि प्राइवेट वालों के इसके ऊपर भरोसा नहीं है। कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। गवर्नमेंट बोलती है भाई देख, देख एम्प्लॉय, देख देख भाई प्राइवेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है, तुम देखो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना तुम्हारे अकाउंट में एम्प्लॉय, वो ज्यादा में ज्यादा वो 12% ऑफ सैलरी तक अगर करता है, क्या बोला मैंने, 12% ऑफ सैलरी तक अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा में ज्यादा साल का कितना, साल भर की सैलरी 1 लाख है तो ज्यादा में ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 12,000, 12,000 करता है, 11 करता है, 10 करता है, 9 करता है, तो फिर हम उस केस में तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, वो फुल्ली तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे। लेकिन अगर वो इन एक्सेस ऑफ 12% है, इन एक्सेस ऑफ वर्ड का ही मतलब होता है कि 12% से ज्यादा है, सपोज वो 12,500 रुपए कर देता है, 13,000 रुपए कर देता है, 14 कर देता है, तो उस केस में इन एक्सेस ऑफ कितना हो गया, 2,000 हो गया, अगर 14 करता है तो 2,000 हो गया, तो वो 2,000 तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कर 14 रहा है ना वो साल भर का, अब 14% बेसिकली कितना हो गया, 14,000 रुपए हो गया, करना कितना चाहिए था, 12%, कितना 12, तो इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% के ऊपर कितना है, 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए तुम्हारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि 12% के ऊपर हम अनुमति नहीं देते कि हम 12% के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं देंगे, तो वो तुम्हारे हाथ में सैलरी बोल के कैलकुलेट होगा, क्योंकि तुम्हारे मालक से तुम्हारे को पैसा इनडायरेक्टली मिला है, भले जेब में नहीं मिला लेकिन तुम्हारे अकाउंट में मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड में तुम्हारे लिए ही मिल रहा है। सो 12% तक हम एग्जेम्पशन देते हैं, उसके ऊपर हम नहीं देते। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वहां तो पूरा का पूरा दे देंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो वहां पे अप टू 12%, डॉट 12% भी दिया सैलरी का तो चलेगा, सैलरी 10 लाख है तो 10 लाख का 12%, 1,20,000 एम्प्लॉयर बिल्कुल जमा करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 12 के ऊपर कराएगा, 13 कराएगा तो 10,000, मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा
अनरिकॉग्नाइज है तो वो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसके पीछे कारण है सर, ये तो फिर अच्छा है ना, कितना भी अमाउंट सर, हाँ, कितना भी अमाउंट अनरिकॉग्नाइज में जमा कराओ उसके पीछे उसके ऊपर एक भी रुपए क्या नहीं लगेगा, कंट्रीब्यूशन के टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। सर उसके पीछे कारण है, ये मत समझना कि ये तो सर अच्छा है ना, रिकॉग्नाइज की जगह अनरिकॉग्नाइज ही खुलवा लेते हैं, है ना, उसके अंदर ही जमा करा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा लंबा कारण है जो पीछे आपको समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अबे ये तो एम्प्लॉइज के लिए होता ही नहीं है ना, मतलब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, आम जनता कोई भी इसके अंदर खोल सकता। सो बेसिकली इस केस में नॉट एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि ये पब्लिक जो है, आम जनता जो है वो खुद अपना अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पीपीएफ के पेरेंट्स को पूछना, वो बताएंगे, उनने खोले होंगे किसी ना किसी ने। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर पैसा क्या कराया जाता है, जमा कराया जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लेना देना ही नहीं है। ये तीनों केसेस में तो क्या होता है, एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय का अकाउंट खुलवा के देता है और उसमें जमा करवाता है पैसे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर का मतलब ही नहीं है, मैंने मेरा अकाउंट पीपीएफ का खोला हुआ है, उसके अंदर मैं खुद अपने पैसे जमा कराता हूँ, तो आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम मेरा वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो ऑलवेज रिमेंबर इफ एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग उसकी जेब से एनी अमाउंट इन दी फंड, अमाउंट उसकी जेब से ही एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उसके अकाउंट में जमा करा रहा है, तो तुम खुद सोच के देखो पहले तो क्या वो इनकम है, नहीं नहीं खुद सोच के देखो तुम पहले तो क्या वो इनकम है, जो एम्प्लॉय खुद जमा करा रहा है अपने अकाउंट में, तो क्या वो इनकम है? सर कैसी बात कर रहे हो, उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो इनकम ही नहीं है सर। तो जब इनकम ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर टैक्स क्या को लगेगा, फिर वो उसकी इनकम में कैलकुलेट कैसी होंगी, वो तो उसकी जो सेविंग है ना। देखो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉय की तरफ से मिल रहा है, तो वो उसकी इनकम होगी। अब एम्प्लॉय खुद अपनी जेब से ही अपनी सैलरी के अंदर से ही कटवा के, जो उसकी सैलरी जो ऑलरेडी जिसके ऊपर टैक्स तुम लगा चुके हो, जो उसकी सैलरी है जिसके ऊपर तुम ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हो, ठीक है ना, उसके अंदर से बेचारा कुछ अमाउंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन बोल के उस फंड के अंदर क्या कर रहा है, जमा करा रहा है, और तुम बोलते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अजीब दादागिरी तुम्हारी, मतलब हद होगी, मतलब यार बच्चे की जान लोगे तो आंसर इज वो इनकम ही नहीं है ना, तो टैक्स लगने का मतलब ही नहीं आता है। दैट इज अ सेविंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर नॉर्मल कोई बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करता, उसकी जगह उसने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पैसे जमा कर दिए, वहां पे भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज जस्ट अ सेविंग ना। जब वो नॉर्मल बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करता तब तो तुम इनकम नहीं बोलते, तो यहाँ पे क्यों इनकम बोल रहे हो? सो दैट इज जस्ट अ सेविंग, दैट इज नॉट अ इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। सो चाहे वो गारमेंट एम्प्लॉय या नॉन गारमेंट एम्प्लॉय, वो कभी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम ही नहीं है, और जब इनकम ही नहीं है तो फिर टैक्स लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सर उस केस में क्या लिखूंगा, फिर उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, आपको 80C में एक 80C करके सेक्शन होता है, 80C में आपको डिडक्शन मिलता है बेनिफिट के तौर पे, चाहे आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करो या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करो। बट अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो वहां पे ये याद रखने वाली बात है, वहां पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 80C का डिडक्शन। इफ अगर आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो तो आपको 80C में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करना चाहती अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को। दूसरा, अगर इवन आप खुद भी क्या कर रहे हो, पैसे जमा करा रहे हो, ठीक है, अगर आप खुद भी क्या कर रहे हो, पैसा जमा करा रहे हो, कहां पे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब जो फंड जिसने वो फंड खोला है, तो अगर वो खुद पैसा उसके अंदर जमा करा रहा है तो उसको भी 80C का क्या मिल जाएगा, फिर डिडक्शन मिल जाएगा। सिर्फ यूआरपीएफ वालों को नहीं मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज वालों को, बाकी सबको मिल जाएगा। अच्छा, अब चाहे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये दोनों जो है, चाहे ये दोनों फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगे किसके केस में, एक्सक्यूज मी, किसके केस में, तुम्हारे, बोलो किसके केस में, तुम्हारे गारमेंट एम्प्लॉय के केस में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और इवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है मतलब खुद जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आपके हाथ में फुल्ली क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करूं, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में चाहे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिले या एम्प्लॉय के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे मैंने अलग अलग करके दिया है, उसको एक साथ ही दर्शाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक फंड रहता है उसके अंदर से बाइफरकेट करके इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं जाता आप लोगों को, ठीक है ना, तो बेसिकली उसको एक ही साथ दिखाया जाता है। लेकिन ठीक है, जो भी चाहे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है चाहे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो उस केस में 9.5% पर एनम तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5%, 9%, 8%,
तो आपके ऊपर वो इंटरेस्ट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा बेसिकली। लेकिन अगर आपको मान लो 10.5% मिल रहा है, 9,500 की जगह आपको 10,500 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, अमाउंट हमने बोल दिया, मैंने 10.5% के हिसाब से मिल रहा है, तो जो 1% एक्स्ट्रा का मतलब 1,000 रुपये है वो आपकी सैलरी बोल के टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट बोल के नहीं, क्या बोल के, सैलरी बोल के टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? 9.5% तक एग्जाम है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इतना भी मिलता ही नहीं है, इससे भी कम मिलता है। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो इसमें बेसिकली दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है, जब जमा करा रहे तो भी टैक्सेबल नहीं है, इसका पीछे कारण है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब जब ये अमाउंट आप या तो रिटायरमेंट पे या तो टर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है ना, आप रिटायरमेंट पे हो सकता है या बीच में आपको तोड़ना है उसको कुछ कारणवश, तो उस टाइम पे आप ये क्या करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, उस टाइम पे ही पैसा क्या करते हो आप, विड्रॉ कर देते हो इससे, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो भाई अगर मैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो आप बीच में से तोड़ रहे हो या रिटायरमेंट के टाइम पे तोड़ रहे हो, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, सेम एज पीपीएफ, दोनों में वो फुल्ली क्या होगा, सेक्शन 10(11) में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। विड्रॉवल ऑफ फाइनल सम फ्रॉम दी अकाउंट, जब पूरा एम्प्लॉय जो है पूरा का पूरा अमाउंट, चाहे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरा का पूरा अमाउंट जब विड्रॉ कर रहा है या कुछ अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर रहा है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा एसपीएफ और पीपीएफ के केस में, ठीक है ना, एसपीएफ और पीपीएफ के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा आरपीएफ और यूआरपीएफ में, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ, आरपीएफ की अगर मैं बात करूं, इसमें दो कंडीशन दी हुई है कि आप वो आपका वो जो पैसा है वो विड्रॉल के टाइम पे या टर्मिनेशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा पैसा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही, अदरवाइज नहीं। अगर आरपीएफ की मैं बात कर रहा हूं तो, और वो क्या, एम्प्लॉय सर्व्ड अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years और मोर सर्विस, एम्प्लॉय ने जो भी वो फर्म में काम कर रहा था, जिस फर्म के साथ उसने प्रोविडेंट फंड खोला था, जिस कंपनी के साथ, वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ने कंटिन्यूअसली 5 साल तक काम किया होना चाहिए। कंटिन्यूअस पीरियड, ऐसा नहीं कि अभी 2 साल फिर 10 साल बाद 2 साल, इस तरीके से नहीं, कंटिन्यूअसली उसने 5 साल तक उस कंपनी के अंदर क्या किया होना चाहिए, काम किया होना चाहिए। तो एम्प्लॉय सर्व्ड अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years कम से कम और मोर ईयर्स, ठीक है ना। रिटायर बिफोर रेंडरिंग 5 year सर्विस, मान लो कुछ कारणवश उसको 5 साल के पहले काम छोड़ना पड़ रहा है, रिटायर हो रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तुम बोल सकते हो ना सर नहीं किया उसने 5 साल तो फिर क्या, तो अगर ऐसा होता है और उसका कारण बिकॉज ऑफ उसकी इल हेल्थ है, मतलब वो बेचारा बीमार हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है जिस वजह से उसको बीमारी नहीं, जॉब छोड़नी पड़ रही है 5 साल के पहले, ठीक है ना, या कॉन्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूएशन, मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, उसके कंट्रोल में नहीं था, एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, तो उस चक्कर में उसको निकालना पड़ा, मतलब ऐसे रीजन जो एम्प्लॉय के खुद के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय बिजनेस और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, बियॉन्ड द कंट्रोल है मतलब, और सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्टेन्स एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड इन आर। अब ये क्या है, देख भाई दो कारण, या तो उसकी इल हेल्थ या तो ऐसा कोई कारण जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय है, मतलब बिजनेस ही बंद हो गया, क्या कर लेंगे भाई, ये बताओ क्या कर लेंगे, है ना? फिर उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते, तो इस वजह से जॉब जाएंगी जाएंगी, तो उस केस में भी फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल के पहले भी छोड़ गया तो चल जाएगा। दूसरा लास्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है वो, कई बार क्या होता है ना कि पहले आप मान लो रिलायंस में काम कर रहे हो, तो मैंने रिलायंस में 3 years तक काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा आरपीएफ है, अब मैं रिलायंस से कहाँ पे चले गया, टाटा में चले गया, ठीक है ना, तो टाटा में जब मैं गया तो टाटा में अगेन मैं 4 साल तक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरा आरपीएफ है। अब बेसिकली मेरे पास क्या ऑप्शन है, जब मैं यहाँ से रिलायंस से निकल रहा हूँ तो रिलायंस से निकलते टाइम पे मैं ये आरपीएफ को विड्रॉल ना लूं, अगर मैंने रिलायंस से निकलते समय आरपीएफ को विड्रॉल लिया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैंने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी नहीं करी है, तो मेरे हाथ में वो पूरा का पूरा फंड एक साथ आरपीएफ के से मेरे को जो भी मिला है वो पूरा का पूरा सब मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने विड्रॉल ले लिया और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ 5 साल के पहले ही, और मैं खुद छोड़ रहा हूँ, इल हेल्थ नहीं है या बिजनेस बंद हुआ ऐसा कुछ नहीं है, वो होता तो फिर तो डिस्कशन ही नहीं था, फिर तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इल हेल्थ है या तो इल हेल्थ कोई बड़ा रीजन है इल हेल्थ का तुम्हारे, और दूसरा या तो ऐसा कोई रीजन है जिससे बिजनेस ही बंद हो गया, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो रीजन, ऐसा है एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है जिस वजह से उसकी जॉब गई है, तो वो अलग बात होगी। लेकिन उसके अलावा अगर तुम जॉब छोड़ दे रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुमने 3 साल तक काम किया रिलायंस में, तुमने 3 साल तक काम किया रिलायंस में, तुमने 3 साल में जॉब छोड़ दी, अब क्या करोगे? तो फिर उस केस में अगर मैं बताऊँ तुमको बात, उस केस में अगर मैं तुमको बताऊं तो भाई इस केस में अगर तुम जो भी जब तुम यहां से छोड़ के जा रहे हो तो इस टाइम पे तुम विड्रॉल मत लो,
इसी पूरे फंड को उठा के एज इट इज, इसके अंदर जो भी अक्यूमुलेटेड बैलेंस जमा हुआ है एक साथ, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी तुम्हारा अक्यूमुलेटेड बैलेंस जमा हुआ है उसको तुम एक साथ उठा के कहां पे लेके चले जाओ, यहाँ पे। मतलब तुम विड्रॉल मत लो, जस्ट तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना आरपीएफ का पूरा फंड एज इट इज उठा के क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। मतलब तुम्हारा आरपीएफ का अकाउंट वही रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा, तुम्हारा पैसा उस फंड के अंदर ही जमा रहेगा। बस फर्क ये हो जाएगा कि पहले उस केस में रिलायंस पैसे जमा किया करता था, अब उस केस में पैसे कौन जमा करेगा, टाटा। आई एम अगेन रिपीटिंग, पहले तुम्हारा जो आरपीएफ अकाउंट कहां पे मेंटेन हो रहा है, रिलायंस में, तो उसको विड्रॉ मत लो, तुम क्या करो, उठा के उसका पूरा का पूरा फंड एक साथ कहां पे लेके चले जाओ, टाटा में लेके चले जाओ, ठीक है ना। एक भी रुपए विड्रॉल मत लो। जब तुम पूरा एक साथ अक्यूमुलेटेड, मतलब इतने साल का जो फंड तुम्हारा जमा हुआ है वो उठा के तुम टाटा में लेके जाते हो, ठीक है ना, तो फिर उस केस में जब तुम टाटा से निकलोगे तो तुम्हारे ईयर्स जो काउंट होंगे वो कितने काउंट होंगे, 7 ईयर्स काउंट होंगे। मतलब पुराने वाले रिलायंस के भी 3 साल और नए वाले टाटा के भी 4 साल। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने विड्रॉल नहीं लिया था रिलायंस में फंड, आपने क्या किया था, पूरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अगर आप यही चीज उल्टी पकड़ो कि रिलायंस में 3 साल काम करे, वहां से पूरा फंड विड्रॉल ले लिए, पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। टाटा में 4 साल काम करे, यहाँ से विड्रॉल ले लिए, पूरा फंड पे टैक्स लग जाएगा। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस आप ये कर सकते हो कि आप पहले जहां पे काम कर रहे थे वहां पे जो भी आपका एक्यूमुलेटेड फंड जमा हुआ है उसको विड्रॉल लेके वापस जमा मत कराओ, आप उसको डायरेक्टली क्या करा दो, ट्रांसफर करा दो। सर ऐसा होता है क्या, यस ऐसा होता है। तो जब आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफर करवा देते हो एक्यूमुलेटेड बैलेंस को, तो फिर उस केस में आपके हाथ में एक भी रुपए क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, या तो आप विड्रॉल ले लेते हो कोई भी कारणवश, इसमें से कोई भी कारण जो मैच नहीं होता, विड्रॉल ले लेते हो, तो उस केस में आपके हाथ में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा उस पूरे विड्रॉल वाले अमाउंट के ऊपर। कितना लगेगा, तो सेम उतना ही टैक्स आपके हाथ में लगेगा जैसे अगर मान लो वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप विड्रॉल ले लेते हो 5 साल के पहले, ठीक है ना, इस कंडीशंस के अंदर आप नहीं बैठते हो, तो उस केस में आपके ऊपर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो भी अमाउंट आपको मिला है उस पूरे अमाउंट पे आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा। सर वो जो टैक्स आपके हाथ में लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, तो सेम एज अगर वो क्या होता, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता, तो जितना टैक्स लगता उतना। सर कैसे, तो मैं लिखा देता हूं। वो जो भी फंड रहेगा अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में भी ये रहता है, जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उस फंड के 4 टुकड़े करेंगे हम। उस फंड के 4 टुकड़े किस तरीके से करेंगे, ये लिख लेना, लिखना है तो, या तो लिख के दिया हुआ ऐसे, जो भी उसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सैलरी हेड में जाएगा, जो भी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है नॉट इनकम, सो बट ऑफ ऐसी बात है टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट इनकम नॉट टैक्सेबल। जो भी इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में। और जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेस हेड में, ठीक है, अदर सोर्सेस हेड में। मतलब यस कॉपीज, इनकम अंडर अदर सोर्सेस है। मतलब क्या हो गया, आपको जो भी पैसा मिल रहा है, अगर आप
का यूआरपीएफ अकाउंट है तो यूआरपीएफ में आपको मिल रहा है तो फिर उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। मतलब आपको यूआरपीएफ के केस में कुछ भी पैसा मिल रहा है तो वो ऑलवेज इसी तरीके से टैक्सेबल होगा। आपको फंड के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों सैलरी में जाएंगे, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इनकम नहीं इसलिए टैक्सेबल नहीं है, और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो कमाई हुई है, इंटरेस्ट मिला है, वो इनकम अंडर दी अदर सोर्सेस में जाएगा। अच्छा, यूआरपीएफ है तो उसमें कोई कंडीशन का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। उस केस में तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा जब वो फंड विड्रॉ होगा, जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो, 5 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, से कोई लेना देना नहीं, 4 साल हो, 3 साल हो। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, 5 साल या 5 साल से पहले, 5 साल या उससे ज्यादा आपने कंटिन्यूस सर्विस नहीं प्रोवाइड की है तो फिर वो टैक्सेबल होगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई इल हेल्थ है या आपका ऐसा बिजनेस से आपको मतलब जॉब चली गई है ड्यू टू कुछ ऐसे रीजन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या बिजनेस ही बंद हो गया है, या ऐसा आपने किया है कि भाई आपने एक जगह एक कंपनी में काम किया, वहां से पूरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस उठा के जब आप दूसरी कंपनी में गए तो वहां लेके गए विदाउट विड्रॉल, तो फिर इन केसेस में आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, 5 साल के ऊपर तो फिर कोई केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये किसके लिए है, कंडीशन इल हेल्थ या ये ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है ना, या बियॉन्ड कंट्रोल, ये अगर 5 साल के पहले है तो डॉट 5 साल भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये कंडीशन भी नहीं है और 5 साल के पहले आप विड्रॉल ले रहे हो आरपीएफ, तो फिर ये केस के हिसाब से जैसे यूआरपीएफ टैक्सेबल होता है वैसे ही ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लिख के रखना है तो लिख लेना, ठीक है। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना। वो आरपीएफ और आरपीएफ ऐसी है, मतलब नहीं है, ये आपके लिए कुछ बातें दी हुई आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, हाँ या ना। एक छोटी सी चीज है, डिडक्शंस ऑफ सैलरी, ये मैं थोड़ी मॉड्यूल से पढ़ा दे रहा हूँ, इसमें नहीं दिया है, आपके रेगुलर नोट्स में दिए हुए होंगे, आप फोटो खींचना चाहो तो खींच सकते हो। 3 डिडक्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का और प्रोफेशन टैक्स का। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो कुछ पढ़ने लायक है नहीं, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन ऑलवेज दिया जाता है, यानी 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, यानी अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 ही मिलेगा, और 50,000 है के ऊपर है या 50,000 है तो फिर 50,000 का पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। बट दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो तुमको मिल रहा है वो तुम्हारी इनकम में ऑलवेज ऐड होगा एज ए टैक्सेबल केस, वो फुल्ली टैक्सेबल है, तुम्हारी इनकम में ऑलवेज ऐड होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो अब बात सुनना, अदरवाइज नहीं सुनना। फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी, क्योंकि वो तुम्हारा अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल। देन डिडक्शन टू बी मेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ, मतलब 1/5 ऑफ द ईयर बेसिक सैलरी 5,000, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ये तीनों में से जो भी लोअर है वो आपके हाथ में क्या होगा, एक्सेप्ट। बट ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में सिर्फ वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, दैट्स इट। प्रोफेशन टैक्स जो है वो आपको अलाउड होता है डिडक्शन बोल के, कैसे, जितना भी पेड हुआ है आपने, एम्प्लॉय ने पे किया, अच्छा इवन एम्प्लॉयर ने आपके बदले में पे किया है तो भी प्रोफेशन टैक्स जो है आप पे करते हो, जो उसको पूरा डिडक्शन आपको मिलता है। अगेन बोल रहा हूँ, आपने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, कोई मत प्रॉब्लम नहीं है, दोनों केस में आपको ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन मिलता है। बस फर्क ये होता है कि आपने पे किया तो फिर उससे आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आपका प्रोफेशन टैक्स आपके बदले आपका एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर रहा है तो वो आपके लिए परक्सिड बोल के पहले आपकी सैलरी में ऐड होगा और फिर आपको डिडक्शन मिलेगा वापस से। अगर आपका प्रोफेशन टैक्स आपके बदले आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जो कि पे आपको करना चाहिए था, लेकिन आपका एम्प्लॉयर अगर उसको पे कर रहा है, तो फिर उस केस में मैं बोलूंगा कि वो आपके हाथ में पहले टैक्सेबल होगा एज अ सैलरी बोल के, परक्यूसिड बोल के, बाद में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और ऑलवेज वो पेड बेसिस पे मिलता है, जितना भी पेड हुआ है उतने का ही आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, उसके ऊपर नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इन तीनों में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएससी में जाते हो तो। क्लियर। ये देखो, ये जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी आती है इसमें से आप डिडक्शंस लेते हो एक एक करके। आई होप इट इज क्लियर, हाँ या ना। ये मैंने इसमें नहीं दिया है, आप यहाँ से फोटो खींच के अपने हाथ से तीनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेक्शन छोड़ रहा हूँ, ईच एंड एवरी सेक्शन हर चैप्टर का मैं कवर कर रहा हूँ, एवरी ईच एंड एवरी सेक्शन, ठीक है ना। अगर नोट्स में एक दो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो कम भी दिए हुए, चिल्लर वाले कम भी दिए हुए, तो उसको मैं उस समय मॉड्यूल से कहीं और बुक से कवर करवा दूंगा। आपको चाहिए तो आप साथ साथ में फोटो खींच के रख सकते हैं या आप लिख के रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है ना। मैं कवर पूरा कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा सैलरी चैप्टर जरूर खत्म होता है, लेकिन आपका काम अभी शुरू होता है। इसके बाद जो एमसीक्यूज मैंने आपको दे रखे हैं वो एमसीक्यूज आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो भी डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में मैं एंटरटेन करूंगा, और मेरे को लगता है उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो वो भी मैं साथ साथ में ले लूंगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल गेन के ऊपर बात करेंगे। क्लियर गाइस, ओके। अच्छा, कल मेरी क्लास नहीं हो पाएंगी क्योंकि कल मेरी मैराथन है, इस वजह से
इसलिए हमने आज सैलरी चैप्टर ज़्यादा टाइम लेके क्या कर दिया, कंप्लीट कर दी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई भाई की बात अगर बुरी लगती हो, है ना, अच्छा तुमको अगर ऐसा लगा हो कि सर थोड़ा ये आपने ये जो डिडक्शन है ये फास्ट पढ़ा दी, तो मेरा बोलने का भाई ऐसा ऐसा मत बोलना नालायक, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, एक भी पॉइंट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझाएगा, तो इसीलिए, ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो वापस से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 50,000 का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में 3 कंडीशन है, वहाँ पे तो बेसिक सैलरी 5,000 या एक्चुअल जितना मिला है। प्रोफेशन टैक्स जो वर्ड याद रखने वाला है वो पेड बेसिस पे मिलता है, चाहे एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले सैलरी में ऐड होता है, फिर नीचे डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो सिर्फ डिडक्शन मिलता है, बात खत्म, क्योंकि उसने अपनी जेब से पे किया है, ठीक है ना। अच्छा 115 बीएससी वाले केस में ये टैक्सेबल नहीं होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, हमने इतने डिटेल में भाई रिवीजन भी कर ली है इसकी आप लोगों के साथ, ठीक है ना। अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर तुमको लगता है कि कुछ डाल सकते हो कि तुम्हारे भाई की मेहनत अच्छी लगी या नहीं लगी है, तो वो डाल देना फीडबैक के तौर पे, अच्छा लगता है यार पढ़ के, बाकी तो तुम्हारी इच्छा, लाइक कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छे लगे एफर्ट्स, तो नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।